दिल्ली के जंतर मंतर पर कल से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल शाम 5 बजे तक की परमिशन थी, जिसके बाद लगातार जो पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनमें एक तरह से ठन सी गई थी। कई बार पुलिस ने इस धरना स्थल को खाली करने के लिए लगातार दबाव बनाया। कुछ जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, उनको खदेड़कर बाहर भी किया। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीप के सहित उनके जो तमाम जो कोर कमेटी के जो मेंबर है वो पीछे मेरे स्टेज पर कल से ही डटे हुए हैं और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि चाहे दिल्ली पुलिस कितनी भी बल प्रयोग कर ले, लेकिन वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आखिरकार शाम को उन्होंने दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि जंतर मंतर से हम लोग हट जाएं तो हमें कोई ऐसी व्यवस्थित जगह दे दीजिए जहां हम अपना प्रोटेस्ट जारी रख सके। यानी जो प्रोटेस्टर हैं वो लगातार प्रोटेस्ट जारी रखने को जो है कल से ही अड़े हैं। दरअसल उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो तब तक प्रोटेस्ट लगातार वो जारी रहेगा। हम अगर बताएं कि शाम 6 बजे के बाद जो लगातार जो दिल्ली पुलिस और सीजेपी के कार्यकर्ताओं में लगातार ठन गई थी कि किस तरीके से प्रोटेस्ट पे यहाँ टिके रहना है, लेकिन दिल्ली पुलिस चाहती थी कि इस प्रोटेस्ट स्थल को खाली कर दिया जाए। लेकिन वहीं शाम को दिल्ली पुलिस ने बहुत कोशिश की, क्योंकि पानी की सप्लाई यहाँ पर रोक दी गई थी। माइक, जिस माइक से आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो माइक बंद कर दिया गया था और उसके साथ लाइट भी काट दी गई थी। लेकिन लगातार जो सीजेपी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के, वो सोशल मीडिया से लगातार अपील कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि दिल्ली पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से पानी आने दे और खाना आने दे, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो भूखे और प्यासे हैं। तो देर रात तक इस बात को जो है अलाउ किया गया, पानी आया और साथ में खाना आया। तो लगातार रात भर से ये प्रोटेस्ट, कल अगर हम बात करें तो कल सुबह 11 बजे से लेके अभी तक ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जो स्टेज है, स्टेज पे लगातार जो संबोधन है वो जारी है। अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग आए हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ आए हैं जो अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। दरअसल आज सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नीट एग्ज़ाम है वो इस टाइम चल रहा होगा। और लेकिन अगर हम प्रदर्शनकारियों की बात करें तो जो हुजूम है वो धीरे धीरे एक बार फिर यहाँ जुटता जा रहा है। रात में कुछ कम जरूर हुआ था, लेकिन वापस लोगों का आना लगभग जारी है। और अभी भी जो दीप के हैं उन्होंने मन से ऐलान किया है कि वो तब तक इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। यानी एक बड़ी बात ये है कि ये प्रोटेस्ट एक तो बात तय है कि लंबा खींचेगा और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर परमिशन की अनुमति होती है जैसा कि कल भी थी, हो सकता है कि 5 बजे के बाद जो है कुछ एक्शन लिया जाए, ये खाली किया जाए। क्योंकि अगर अनुमति की बात करें तो एक्सटेंशन जो प्रदर्शन की अनुमति वो नहीं मिली है। कल शाम 5 बजे तक की ही अनुमति थी। उसके बाद जो सीजेपी ने ट्राई किया था, कोशिश की थी डीसीपी से मिलने की और प्रोटेस्ट का जो है वो टाइमिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उनकी जो परमिशन जो लोग मांग रहे थे वो बंद कर दिया, वो परमिशन के लिए डिनाई कर दिया गया था। लगातार आप देखिए रात से इसी तरीके से जो आप मेरे राइट हैंड से फारूक मैं उधर कहूँगा उधर दिखाई कि दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी एक बार फिर यहाँ जंतर मंतर पर पहुँच गए हैं और तमाम जो जंतर मंतर इलाके का वो घेराबंदी कर दी है। हालांकि सुबह के वक्त कुछ लोगों को यहाँ जंतर मंतर पर आने से रोका जा रहा था, लेकिन अभिजीत दीप के आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की दिल्ली पुलिस से और फिर जो प्रोटेस्ट पे जो लोग हैं वो आना शुरू हुए। पीछे मेट्रो का गेट है, पटेल चौक मेट्रो का गेट है, वो भी बंद कर दिया गया था। वहाँ से प्रोटेस्टरों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था शाम के 6 बजे के बाद से। लेकिन अब जो है अब प्रोटेस्टर धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ एक बार फिर जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। आप कल भी थे यहाँ या आज आए? नहीं, आज आए हैं। अच्छा, आज आप क्यों आए यहाँ पर? ये बच्चों का ये मान लीजिए शिक्षा के प्रति जो हमारी सरकार है जिस तरह का ये परीक्षा ले रही है, हर स्टेट में आवाज़ उठ रहा है और उठ क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, बच्चों में भी एक क्यूरियोसिटी बना हुआ है कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, एक्स्ट्रा उन पे मेंटली मान लीजिए दबाव बन रहा है। तो हम तो ऐसे देखने आए कि क्या गवर्नमेंट के साथ इनका प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरह की गवर्नमेंट इन स्टूडेंटों की बात सुन रही है या नहीं सुन रही है, इसका रिएक्शन क्या रहा, उसको देखने के लिए हम आए। बच्चों का ये प्रोटेस्ट है, हम भी इसमें सम्मिलित होने के लिए आए। जब तक होगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। इसके बाद कल आप नहीं आए थे, आज आप यहाँ पहुँचे, तो किसकी अपील सुनकर पहुँचे? क्या दीप के ने जो अपील की? हम ये हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये बच्चे जो ये नेहा करके ये हैं स्टूडेंट, ये लखनऊ में भी गई बच्ची, इतनी सक्रिय
इतनी सक्रिय मेहनत करती है, लखनऊ वगैरह सारे जगह। मैंने कहा इन बच्चों को देखें, ये बच्चे एक्चुअली में। अभिजीत दीप के जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, बीच में हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। छोटी क्लासेस में भी है तो बच्चों आगे बड़ी क्लासेस भी आएंगी, अपने माँ बाप के साथ आओ, दादा दादी के साथ आओ। और जो अमन जी ने यहाँ स्टेज से कहा था कि एक चिड़िया जब जंगल में आग लगी थी तो अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर गई थी, तो हिरण ने कहा था तेरा क्या रोल है, क्या तू जंगल की ये आग बुझाने की? उसने कहा था आग बुझाने के लिए नहीं, उस आग बुझाने में मेरा जो रोल रहा है। अभिजीत दीप के हैं वो समर्थकों के बीच आए हैं उनसे बात करने के लिए। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एक सपोर्ट क्या सब ध्यान है ना इसी नीचे देख के चलो ना। ठीक है सर, एक मिनट जगह दीजिए, इनको जगह दीजिए प्लीज, एक मिनट साइड में हो जाइए प्लीज। आगे चलते रहे, आगे आगे। सर मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपसे प्रयागराज तो अभिजीत दीप के हैं वो प्रोटेस्टरों के बीच आए हैं। थँक्यू म्हणून निघून चाललो. नाही म्हणजे असं बाहेरचे पण आहेत काय लोक. थैंक यू सारे लोगों को, इतने धूप में भी आप लोग खड़े हो, ये बस आप लोगों को थैंक यू बोलने हैं. थैंक यू सो मच. हमें यहाँ पर बने रहना है जब तक न्याय नहीं मिलता है, ठीक है. तो प्रोटेस्टरों से लगातार जो अभिजीत दीप के हैं वो बीच में आ रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता आप यहाँ बैठे रहिए। अभिजीत और जो बच्चे नहीं आए हैं उनसे इस मंच से मेरी बहुत बहुत अनुरोध है, अभिजीत आप सिस्टम को बदल सके, हम नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हैं. आप हैं अगली जनरेशन. The nation is you. We are all school. पीछे यार क्या कर रहे हो? पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए थोड़ा. कर रहे हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। सर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? सर क्या कर रहे हो आप? पीछे हट जाइए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो अभिजीत जो है वो लगातार जो सपोर्टर्स बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे खुद मिलने के लिए यहाँ मंच से उतरकर वो आए हैं और लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रही है कि आप यहाँ बैठे रहिए जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलता। यानी प्रोटेस्ट जो है वो एक तरह से लंबा खिंचता जा रहा है और बहुत लंबा ये शायद खींचेगा। आज भी ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी रह सकता है। और सभी के पास से प्रभावित बहुत दर्द है यहाँ पे, सभी के लोगों में बहुत पीस है, क्रांति की हर एक युवा, हर एक लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। भारी घंटे से कम बोले बिना नहीं रोकेगा. आप लोगों को हालांकि बीच जो प्रोटेस्ट स्थल पर खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है वो तैनात हो गई है, वो आ गए हैं। सभी लोगों को बोलने वाले का सबका नंबर. तो दीप के हैं वो लगातार लोगों की जो आए छात्र यहाँ आए हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और लगातार जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं। मैं दरअसल कल ऐसा कोई प्लान नहीं लग रहा था जिस समय ये प्रोटेस्ट जो कल शुरू हुआ था, लेकिन अचानक शाम को इस बात का ऐलान किया गया कि प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी
जारी है। दरअसल दीप के अभी मंच से उतरे थे और उतरकर वो जो लोग यहाँ नीचे बैठे हैं उन सभी से वो मिलकर गए हैं और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि इस प्रोटेस्ट पर अब तक बने रहिए, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिले। यानी एक जो ये सोचा जा रहा था कि प्रोटेस्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं होगा और सरकार अब ये प्रोटेस्ट जो है ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बल्कि एक तरह से मोदी सरकार वर्सेस ये कॉकरोच जनता पार्टी लगभग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है इस प्रोटेस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार जो तरह की सोशल मीडिया से लेकर तमाम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की प्लानिंग की जा रही है। उसके बाद लगातार ये प्रोटेस्टरों का यहाँ टिके रहना, प्रदर्शनकारियों का टिके रहना इस बात के गवाह है कि ये प्रोटेस्ट अभी लंबा चलेगा। अगर हम कल की बात करें तो तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो उन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से इस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए और लगातार जो है और रात के 1 बजे तक भी ये कोशिश की गई थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार यहाँ टिके थे। दरअसल मैं एक प्रदर्शन का एक दूसरा और आपको पहलू दिखाता हूँ कि किस तरह से रात को जब नीले ड्रम्स देख रहे हैं, ये वो ड्रम्स है जिनमें कि किसी में पानी और किसी में कचरा, यानी रात भर जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने जो जंतर मंतर है उसको पूरा साफ करने की कोशिश की। जो बोतल और जो बोतलें जो पड़ी थी वो, और लगातार इस तरीके की सेवा, पानी पिलाया जा रहा है, रूह अफ़ज़ा पिलाया जा रहा है। मेरे साथ एक आपका रात को भी यहाँ, कल भी थे यहाँ पर? जी सर, कल भी था। तो क्या रहा कल? दिल्ली पुलिस ने कितनी बार कोशिश की आप लोगों को हटाने की? सर, दिल्ली पुलिस पहले हम लोगों का पानी अंदर आने नहीं दे रहे थे, लाइट बंद करके रखे थे और फिर खाना भी नहीं आने देते। फिर बाद में उन लोगों ने कॉर्पोरेट किया सर। हाँ, उन लोगों ने अच्छे से कॉर्पोरेट किया। बाहर से जितने भी लोग आ रहे थे उन लोगों को भी अंदर आने दिया और अंदर पहले शायद रोक दी। हाँ, पहले रोक दी थी सर। बाहर गए थे फिर उन्होंने रोक दिया। हाँ, मतलब 10-11 बजे तक उन लोगों ने रोक के रखा था। फिर उन लोगों को लगा होगा कि ये तो रुकने वाले नहीं है, तो उन लोगों ने ये किया कि थोड़ा कॉर्पोरेट करेंगे, तो फिर पानी अंदर आया, खाना अंदर आया। सो इट वाज लाइक प्रीटी गुड, मतलब सब ठीक था, दोनों साइड से कॉर्पोरेशन था। हम भी पीसफुली बैठे आराम से, सब लोग सोने वाले लोग सो रहे थे, जगे हुए लोग जगे हुए थे। पूरा देश से युवा आए थे। मैं सिक्किम से आया हूँ, कोई केरल से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई आंध्रा से आया था, तो मतलब उसको चलते तो अब लगातार यहीं टिके रहिए, जैसे नेट बिछी है यहाँ हाँ जी सर। पर जी सर। और जो ये जंतर मंतर पर रात को आपने सफाई भी की, सफाई अभियान भी किया, तो एक तरीके से आप लोगों की कोशिश है कि पीसफुल वो ये प्रोटेस्ट जारी रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कल कई बार कोशिश की आप लोगों को यहाँ से हटाने की, कुछ आपके प्रोटेस्टर जो थे उनको बाहर ले गए जबरदस्ती। जी सर, थोड़ा बहुत को हमको भी सुनने को मिला। मैं सामने स्टेज में था, तो मतलब कई लोगों के साथ ये हुआ है सर, जो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए है सर। क्योंकि पुलिस वाले सर, हम लोग जितने भी रेस्पेक्टेड लोग हैं, उन लोग भी बच्चे लोग हैं, जो स्टूडेंट है, जो अगर कोई छोटे है तो वो लोग भी कल जाके बड़े स्टूडेंट होंगे, उन लोगों को भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सर भारत देश के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये मेरा भी पर्सनल, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर मी, आई एम फाइटिंग फॉर इंडिया सर। देश के लिए लड़ रहे हैं। जी सर। आज क्या कहेंगे, आप खुद स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे कि आज नीट री एग्जाम है, क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से हो पाएगा ये एग्जाम? छात्र जो है वो एग्जाम दे रहे हैं। सर अभी देखिए, सब कुछ होने के बाद एक नीट री एग्जाम होने वाला है, उस पर हम लोग थोड़ा भरोसा कर सकते हैं कि अच्छे से जाए। लेकिन फिर कल एक केस आता है एनडीए की तरफ से कि कल मतलब यस्टरडे, तो एक केस आता है एनडीए की तरफ से कि मतलब एक बंदा था, उसका नाम था मोहम्मद तालिब कुछ, उसका एग्जाम का सेंटर जो है अबू धाबी का नाम आ रहा है। जी अच्छा, मतलब सेंटर अभी भी गड़बड़ी है, जो एनटीए ने उसका सेंटर। सब होने के बाद सब युवा सड़क पे उतरे हुए हैं। उसके बाद भी कल एक बंदा का एडमिट कार्ड आता है नीट री एग्जाम का, जिसका मतलब जो एग्जाम का सेंटर है वो अबू धाबी मतलब पूरा बाहर है, जहीं पे हम भी नहीं गए। हाँ, मतलब अबू धाबी। फिर उसने क्या किया, उसका पापा ने कुछ किया होगा, मतलब मेल वगैरह किए, तो फिर वो शॉर्ट करने को अभी उसका न्यूज़ हम लोगों को पता नहीं। लेकिन गलती अभी भी जारी है, मतलब गलतियाँ होते ही जा रहे होते। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं करेंगे तब तक ये क्रांति चलते रहेगा सर। आपने टी शर्ट पे लिखा सेव मणिपुर। हाँ सर, मतलब देश में एक नीट का पेपर लीक खाली एक मुद्दा नहीं है, देश में बहुत सारे और भी मुद्दा है, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर पे हो गया, बाकी चीज़ों पे हो गया। और देश का एक मेन मुद्दा पिछले 3 सालों से है कि मणिपुर पिछले 3 सालों से जल रहे हैं सर। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे लोगों को मारा जा रहा है, मतलब इनोसेंट लोग मर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा, ना कि मतलब मिलिटेंट लोग। तो पिछले 1 हफ्ते पहले 6 कुकी लोग मर गए सर। कोई भी मरे, मतलब किसी का भी जान जाए, कॉन्फ्लिक्ट किसी का हो,
मर तो भारतीय है ना, मतलब इंडियन मर रहा है सर। तो समवेयर आई फील लाइक नॉर्थ ईस्ट को अनदेखा किया जा रहा है। सो मैं एक टी शर्ट पहन के यही मैसेज लेके आया हूँ कि मतलब नॉर्थ ईस्ट इज नॉट इनविजिबल, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट मेडल लेके आए सब लोग ताली बजाते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट जल रहा है तो ये देश के लोग को भी तो देखना पड़ेगा इस मुद्दे पे। तो यही मैसेज लेके आए। अभी आप लोगों की कितना उम्मीद है कि कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? अभी लंबा चलेगा? ये लंबा चलेगा सर, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं देंगे तब तक हम लोग यही पे। कल दीपके ने आप लोगों से क्या कहा, क्या प्रोटेस्टरों से क्या कहा? सर कुछ नहीं कहा, उनने सबको पूछा कि आप लोग सहमत हो ना रहने के लिए, सब लोग सहमत थे, हम लोग रह गए सर। वैसा मतलब हम लोग का यहाँ पे रात भर भी आपके बीच यहाँ पे दीप के लीडर नहीं है सर, यहाँ पे सब लोग जो है वो सब लीडर है सर। हमारे पार्टी में एक मतलब वन मैन शो नहीं है ना, जैसे नरेंद्र मोदी के पार्टी में वन मैन शो नहीं है सर। हमारे यहाँ पे सब लोग ही हीरो है, सब लोग ही लीडर है सर, और सब लोग नीडर है सर। लीडर है, सब लोग लीडर है और सब लोग नीडर है सर। अच्छा, सब लोग नीडर हैं, तभी आप रात भर से। अगर आज कुछ होता है तो आप लोग क्या छोड़ देंगे दिल्ली पुलिस आज अगर सख्ती करती है? क्योंकि कल तो ऐसा रहा कि नीट का एग्जाम था और सुबह योगा डे था, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस ने कदम नहीं उठाया हो सुरक्षा को लेके, लेकिन आज हो सकता है कि ऐसा हो, तो उस दिशा में आप लोग क्या करेंगे? हम टिके रहेंगे सर, टिके रहेंगे। जितने भी लोग रात को थे हम लोग टिके रहेंगे और रहेंगे। आज तो और भी भीड़ बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, अभी किसान लोगों का भी हम लोगों को सपोर्ट मिला। ऐसे देश भर के मतलब जो यंग लीडर्स है उन लोगों से भी सपोर्ट मिलेगा। बाकी ये बोलना चाहता हूँ पूरा इंडिया का सेलिब्रिटी लोगों को, आप लोग भी देखिए इस मुद्दे पे प्लीज। कोई क्रिकेटर बात नहीं कर रहा, कोई फिल्म स्टार बात नहीं कर रहा, और हम लोग मरते हैं उन लोगों के लिए। हम लोग बोलते हैं खतरनाक फैन है, जब हम लोगों पे पड़ रहा है आप लोग बात नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारा भी टर्न आएगा, हम लोग देख रहे हैं। तो आई अर्ज एवरीवन, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आप लोग बात करिए यार। आप लोग जिस मुद्दे पे मतलब इतना ज्यादा हो रहा है, लाइक 70 से अधिक लोग सुसाइड कर चुके हैं, इस चीज पे आप लोग को बात करना है ना। सो आई अर्ज एवरी सेलिब्रिटी फ्रॉम दिस मीडिया, कोई भी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी कोई भी हो, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे बात करो। पिक्चर तो ऐसे बनाते हो आप लोग कि आप खतरनाक हो, आप जनता के लिए कुछ भी करते हो। सही है ना सर कि मतलब आप लोग में तो हाँ फिल्म में ऐसा करते हो, रियल लाइफ में कुछ नहीं है। फिल्म में खाली करने से नहीं होगा। प्लीज टॉक अबाउट इंडिया, प्लीज, इंडिया नीड्स हेल्प। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल जो है वो अगर भारत में अगर देखी जाए तो नॉर्थ ईस्ट के ही जो खिलाड़ी हैं वो अधिक खिलाड़ी हैं, और तो जहाँ भी आज भारत की पोजीशन है फुटबॉल में वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों की वजह से ही है। क्या कहेंगे सर? फुटबॉल ये है ना, आई एम लाइक, मैं क्रिकेट वाला बंदा नहीं हूँ, मैं फुटबॉल वाला। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट के, हाँ, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी। तो इंडिया में फुटबॉल क्यों नहीं बढ़ रहा है? सो ग्रास रूट लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है इंडिया पे। सो अभी इंडिया का फुटबॉल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कल्याण चौबे है शायद, कल्याण चौबे शायद वो होंगे, मेरे को उतना पता नहीं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए नहीं पता है। अगर वो अच्छे काम करते नाम से पता लगता है ना। जो जिसका काम अच्छा हो उसको पूरा देश जानता है, जिसका काम अच्छा नहीं उसका तो नाम भी नहीं पता चलता सर। तो इंडिया का फुटबॉल अभी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। मतलब 108 थे हम लोग, अभी 152 कितने में हम लोग, 50 से अधिक में, 152 157 कितने में, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन अभी पता होने के लिए मतलब देश का कोई वो नहीं है ना, मतलब कि जिस देश की आबादी हमारे लखनऊ से भी कम है, मोरक्को, वो पिछली बार। आप मोरक्को का नाम लेते हो सर, अभी एक कंट्री है फीफा वर्ल्ड कप में इस साल, एक देश है कुराकाओ या फिर कुरासाओ, CURACAO, कुराकाओ बोलो, कुरासाओ बोलो, उसका आबादी है 1.5 लाख सर। आप बताओ, आप बताओ, एक पंचायत इलेक्शन में 1.5 लाख लोग वोट देते हैं इंडिया में सर। उतना आबादी वाला एक देश अगर फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है तो मेरा भारत देश कब खेलेगा सर? सो आई वांट टू अर्ज ऑल द इंडियंस, प्लीज सपोर्ट रंजीत बजाज। He is the guy, रंजीत बजाज, शॉर्ट आउट टू रंजीत बजाज, ये डाल देना सर। ही इज अ वेरी गुड गाय। मिनर्वा पंजाब उसका फुटबॉल टीम है, तो उसका फुटबॉल टीम ने बहुत अच्छे अच्छे टीम लोगों के साथ लीग खेला है, जर्मनी में हो गया, बाहर लेके जाते हो, और उसका टीम में क्या है, ऑल इंडियंस, all the players are Indians. And I also want to give a big shout out to शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब। शिलोंग लाजोंग का 11 में से 11 बंदे इंडियन प्लेयर थे, और ये लोग ने बहुत अच्छा खेला इंडियन लीग में, आई लीग में दिस सीजन। सो लाइक बहुत सारे टीम थे, तो मतलब इस खेल में भी जो अगर दूसरा बात ये ना, अभी लास्ट सीजन क्या हो गया आई लीग में, डायमंड हार्बर वो लोग अच्छा फुटबॉल खेले, DHSC, लेकिन सही सभी जगह पॉलिटिक्स होता है सर, इसीलिए इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है सर। वो डूरेंट कप से आगे ही नहीं बढ़ता है सर। फुटबॉल में सबसे ज्यादा अभी प्रेस्टिजियस लीग है इंडिया का ISL, इंडियन सुपर लीग। तो इसका पहले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था आपका, स्टार वगैरह हो गया, जी हॉटस्टार, ये सब पे आता था, लेकिन अभी इसको फैन कोड पे देखना पड़ रहा है।
अच्छा उसका स्ट्रीमिंग भी हाँ, मतलब इंडिया पे लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं ना सर। फुटबॉल में तो हम लोग वर्ल्ड कप कहीं से पहुंचेंगे सर। और खाली वर्ल्ड कप 2034 वर्ल्ड कप 2050 बोलने से नहीं होगा ना सर। ग्रास रूट लेवल में काम होना जरूरी है ताकि हम लोग अपने लड़के लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे मतलब 200 करोड़ की आबादी है सर। आप बोलो सर, आप जहाँ पे पूरा संसार का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो वाला कंट्री अगर क्वालिफाई नहीं कर रहा, आप सोचो सर। ये सब पॉलिटिक्स की वजह से है। तो स्पोर्ट्स पे पॉलिटिक्स मत डालो, आप एजुकेशन में मत डालो, हेल्थ केयर में मत डालो, यही गुजारिश है सर। बाकी जितने भी फुटबॉलर्स है, वी नीड योर सपोर्ट ब्रो। लाइक हम लोग आपके लिए बात कर रहे हैं अभी, हम उतर गए तो आप लोग भी हमारे लिए बात करना पड़ेगा। लोगों को भी आपके सपोर्ट या हम लोग, मुद्दा उनका भी है। हाँ, मुद्दा उनका भी है, मुद्दा एकदम 100%। भ्रष्टाचार, वो खेल में भी भ्रष्टाचार है। सुनील छेत्री इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, आई रिस्पेक्ट हिम। इंडिया का सबसे ज्यादा गोल स्कोरिंग प्लेयर अभी सुनील छेत्री इंडिया का नेशनल टीम से रिटायर ले ले। उसके बाद में नया प्लेयर्स कौन आएगा, इस पे कोई ध्यान नहीं है सर। सब पुराने प्लेयर्स थोड़ा बहुत डाल। छेत्री के बाद कोई ऐसा नाम नहीं है। नहीं है सर। आप बोलो एक नाम सुनील छेत्री का। उससे पहले भाईचुंग भूटिया मेरा स्टेट का था, आई कम फ्रॉम सिक्किम सर। भाईचुंग भूटिया नोन एज इंडियन स्नाइपर, ईस्ट बंगाल से खेला, वो मोहन बागान से खेला होगा, बहुत बड़ा प्लेयर है सर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि और भी हम लोग ऐसे निकालेंगे कि पूरा इंटरनेशनल लेवल तक जाए। अभी फीफा वर्ल्ड कप में क्या हो गया इस साल, वी हैव लाइक 4 to 5 इंडियन ओरिजिन्स प्लेयर। वर्ल्ड कप में इंडियन ओरिजिन 4-5 बंदे हैं अभी, कतार में है, न्यूजीलैंड में है, तो बहुत सारे लोग हैं। सो गवर्नमेंट ये भी ट्राई नहीं करती कि हम लोगों का प्लेयर अगर किसी देश से खेल रहा है, उन लोगों को लाओ इधर सर। आप कोच बढ़िया लाओ सर। आप देखो ना, स्टीमैक नाम का एक इंडियन कोच है सर, स्टीमैक, तो वो इंडिया का फुटबॉल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सभी लोग जाके देखो कि इंडिया का फुटबॉल पॉलिटिक्स क्या हो रहा है। रंजीत बजाज द गाय, उनके बारे में आप देखो सर। जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो नहीं कर रहे उनको अंधा सपोर्ट मिल रहा है। ये नहीं होगा जब तक हमारा देश हम नहीं बदलेंगे, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता सर। तो आप डटे रहिए इसी तरीके से। आप लगातार जो है, हमने कल भी आपसे बात की थी, अब कल से रात तक और अभी आप यहाँ डटे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको मैं दरअसल आपको यहाँ जो ये कल से भी ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये रूह अफ़ज़ा जो है वो एक इस गर्मी में ठंड का एहसास दिलाने के लिए वो ये यहाँ ये लोग कल से बांट रहे हैं। हाँ, बात करेंगे सर। हमने कल भी आपको देखा था, आप लगातार यहाँ जो है वो ठंडाई एक तरीके से रूह अफ़ज़ा जिसको कहते हैं वो बांट रहे हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपका? मैसेज है जी, हम जो हमारे नीट के जो छात्रों को, जिनकी वजह से आज भाजपा सरकार और धर्मेंद्र प्रधान की वजह से जो पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से 17 लोगों बच्चों ने जो जान दी है। आज हम उन छात्रों के जो परिवार से लोग आए हुए हैं, जो यहाँ लोग निरंतर जो परीक्षा लीक होती है, उस परीक्षा को ना लीक होने के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, हम आज उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो गर्मी, जो इतनी भीषण गर्मी में भी यहाँ डटे हुए हैं, ताकि इस भीषण गर्मी में वो लोग हिले ना और जाए ना जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ना हो। तो लगातार हम देख रहे हैं, कल से आप लगातार जो है ये शरबत बांटने का काम कर रहे हैं ताकि जो यहाँ जो छात्र आए हैं वो उनको ठंडक मिले। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो कामयाब होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? कामयाब होगा सर, बिल्कुल कामयाब होगा। युवा एक ऐसी शक्ति है जो देश की राजनीति को बदलने का जज्बा रखती है अपने अंदर। और मैं आज भाजपा सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान को बात बता देना चाहता हूँ कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब युवा इकट्ठा होकर किसी सरकार का विरोध करने पे आता है तो पूरा का पूरा इतिहास बदल जाता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए ताकि आगे से जो नीट की पेपरें जो लीक होती हैं पेपर होने से पहले, वो होना बंद हो और भाजपा सरकार की जो तानाशाही है वो बंद हो। लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया इस सरकार में, अगर हम 12 साल के इतिहास की बात करें तो किसी का इस्तीफा आज तक नहीं लिया गया है। एक तरीके से क्या ऐसा नहीं लगता कि इतिहास में 12 साल के इतिहास में पहली बार इतना युवा इकट्ठा भी तो हुआ? कभी इसको ढील दे देते थे, अब की बार नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा। आज युवाओं को लगा कि ये तो हर साल जुमले देते हैं और हर साल पेपर लीक हो जाता है। उनसे जो उनकी सालों की मेहनत की हुई मेहनत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उस पेपर को नहीं दे पाते। और आज आप सबको पता है 17 के बच्चों ने अपनी जान दी। आज भाजपा सरकार की और धर्मेंद्र प्रधान की लापरवाही की वजह से 17 बच्चों ने अपनी निर्मम हत्या की इन लोगों ने। तो
तो ये जो आप किस तरह से, एक मिनट फारूक जरा दिखाइए, क्या दूध है क्या, एक बार दिखाएंगे आप किस कैसे कैसे शरबत बना रहे हैं। ये दूध है, चीनी, दूध प्योर दूध है। दूध, चीनी और इसके साथ में जो है रूह अफ़ज़ा। तो मिला के आप ताकि लोग जो है इस भीषण गर्मी के अंदर बच्चों को लू, कोई गर्मी की वजह से बीमार ना हो, और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम लोग ऐसे ही इन बच्चों की सहायता करते रहेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ इस प्रोटेस्ट में लोगों को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। पानी से यहाँ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन को लेकर लगातार ये बात उठती रही है कि ये इनका जो फंडिंग कौन कर रहा है। तो दरअसल जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो आपस में पैसे मिला के इस तरह से ये कहीं शरबत बांटा जा रहा है, कहीं पानी की बोतलें हैं वो लेकर आ रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो मिलकर चल रहा है। हमने अभी को देखा कि देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो नीचे बैठे हैं ज़मीन पर बैठकर। हाँ तो दरअसल लगातार जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपको जो है वो बातें सुना रहे हैं किस तरह से लोग रात भर संघर्ष में यहाँ रहे। तो लगातार जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। मेरे साथ वायरल शर्मा जी हैं, दरअसल ये भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट के बारे में एक्चुअली इसको एक मिनट, प्रोटेस्ट के बारे में नहीं, उसके अलावा आप कुछ भी करिए। प्रोटेस्ट से कांग्रेस ने दूरी बना रखी है, इसलिए नहीं कांग्रेस नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ आए हैं तो किस लिए आप यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है, कैसे है। मुद्दे तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं मुद्दे, तो जो ये उठा रहे हैं वही मुद्दे सबके हैं। हाँ, शुरू कर दी क्या आपने? हाँ जी। हाँ, तो मतलब क्या क्या आप मुद्दे हैं इस समय देश के सामने जो आप उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं? बेरोजगारी है, महंगाई है, सब चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात ये पेपर लीक स्कैम जो है सबसे बड़ा स्कैम है आज की डेट में। इसके लिए सपोर्ट चाहिए। जैन जी को मैं सपोर्ट करता हूँ, होना भी चाहिए। जो बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है वो गलत है। अभी राहुल गांधी कोटा गए थे, कोटा पे बहुत बड़ा जो है उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल बनना भी चाहिए। देखिए देश में मुद्दे होने ही क्या चाहिए। देश में मुद्दा महंगाई का होना चाहिए, बेरोजगारी का होना चाहिए, भ्रष्टाचार का होना चाहिए, लोगों के समानता के आधार पर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुद्दे नहीं उठेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। जो भी असमानता फैली हुई है किसी भी किस्म से, चाहे वो किसी भी मोर्चे पर फैली हो, उसका विरोध करना जरूरी है। और ये मुद्दे बनने भी चाहिए। और राजनीति होती किन चीज़ों के लिए? मुद्दों के लिए तो होती है कि हमें समानता नहीं मिल रही। हमारी जो महात्मा गांधी जी ने शुरुआत करी थी मुद्दे से ही तो करी थी। रंगभेद आंदोलन के खिलाफ ही, जब उन्हें साउथ अफ्रीका में ट्रेन से उतार दिया गया था, उन्होंने वहां देखा नील के किसानों के साथ अत्याचार होता था, उन्होंने आगे बढ़ाया उस मामले को। फिर भारत आए, भारत की आगे उन्होंने स्थिति देखी और भारत को आजाद कराने में पूरा योगदान दिया। तो राहुल गांधी लगातार कोटा के बाद में अब इलाहाबाद और उसके बाद पटना और फिर दिल्ली वो हाँ। एक बड़ा जो छात्रों के साथ जो है संवाद करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इस समय युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार वो युवाओं से मिल भी रहे हैं, चाहे सीबीएसई के जो छात्र उनसे या नीट के छात्र उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, या जो लोग जिन लोगों ने सुसाइड कर लिया उनसे भी, उनके भी पेरेंट्स से राहुल गांधी बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए संवेदना प्रकट करना है सबसे पहला धर्म होना चाहिए। बच्चों ने आत्महत्या करी, बच्चों ने इस तरह से अपने 9 बच्चों से ज़्यादा बच्चे अपनी जान दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस बार हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है और हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अपने कैरियर के पीक पे होते हैं, और ऐसे जिस उम्र के बच्चे पेपर दे रहे होते हैं उस वक्त भावनाएं भी पीक पर होती हैं। 15 साल के बाद से लेकर 25 साल 30 साल तक की जो भावनाएं वो हमेशा पीक पे होती हैं। खासतौर से 15 से 25 के बीच की जो उम्र है उसमें भावनाएं जबरदस्त होती हैं, उबार होता है भावनाओं का। और ऐसे वक्त में जब उनका पेपर लीक होता है और उनका जो है हौसला टूट जाता है कि अगली बार पेपर अच्छा हो ना हो, क्या पता अगली बार टफ आ जाए, क्या पता हम उसे अगली बार अटेम्प्ट कर पाएँ नहीं कर पाएँ, हमारी पूरी सालों साल की मेहनत जो है वो पानी फिर जाएगा। तो एक बहुत बड़ी निराशा जन्म लेती है। जब निराशा जन्म लेती है तो व्यक्ति जो है आत्महत्या की तरफ अग्रसर होता है। तो ऐसी स्थितियां क्यों पैदा करी हैं? बच्चे देश का भविष्य, आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत है। क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही कुछ होगा, या सरकारी को ही इस बारे में कोई सोचना चाहिए? देखिए धर्मेंद्र प्रधान भी तो सरकार का हिस्सा। आज वो अगर मंत्री बने बैठे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, तो वो सरकार का हिस्सा ही है ना। अगर उनसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही, जाहिर सी बात है उसको छोड़िए।
आपके बस की नहीं है तो छोड़िए ना। आप भी कोई भी प्राइवेट नौकरी व्यक्ति कर रहा होता है और वो अगर अपने काम को क्षमता को अंजाम नहीं दे पाता तो बॉस उससे क्या कहते हैं, भाई रिजाइन दे दो, छोड़ दो, यही कहा जाता है ना। और जिम्मेदार जब आप हो और आप ही टॉप पे बैठे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपसे वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करी जाती तो आप इस्तीफा दीजिए। इसमें सोचना क्या है, नहीं हुआ आपसे वो काम, छोड़ दीजिए उस काम को। जबरदस्ती थोड़ी है कि आप वो काम करो जिसमें आपकी महारत नहीं है या जिसको आप काम को अंजाम दे ही नहीं सकते, तो छोड़ दीजिए उस काम को। लेकिन इस सरकार का तो रिकॉर्ड रहा है कि इस्तीफा कभी होता नहीं क्योंकि गलती है, लोग मानते हैं। वही चीज है ना, ये हठधर्मिता गलत चीज है, ये हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। इनमें तो पहले ही राजनाथ सिंह जी का बयान बार बार वायरल होता है, ये एनडीए है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते? जब आप गलत करोगे तो आपको इस्तीफा भी देना चाहिए, आपको अपनी गलती स्वीकार भी करनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि अब इन्होंने लोकतंत्र का पूरी तरह चीर हरण करके अब पूरे तंत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। किसी को उन्होंने किस लायक छोड़ा नहीं, किसी भी संस्था को इन्होंने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो संस्था आवाज उठा सके। हर संस्था को इन्होंने गुलाम बना लिया है। वोट की अभी इन्हें कोई चिंता नहीं है, वोट मिले ना मिले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो वोट चोरी कर लेंगे। वोट चोरी में कामयाब नहीं होंगे तो वोट डकैती कर लेंगे। वोट डकैती में कामयाब नहीं होंगे तो एमपी एमएलए हैं उनका अपहरण कर लेंगे, उन्हें अपनी पार्टी में मिला लेंगे। जैसे कि अब आपने खुला खेल देखा ही, आजकल टीएमसी को तोड़ने की बात शुरू हो गई है, शिवसेना को तोड़ने की बात शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों ने क्या हाल बेहाल कर रखा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। लेकिन फिर ये आखिर बार बार जीत क्यों जाते हैं? बंगाल देख लीजिए, उम्मीद थी कि नहीं जीतेंगे, वहां भी जीत गए। अब ये पंजाब में इनकी सरकार नहीं है, दावा कर रहे हैं वहां हम पंजाब जीत जाएंगे। क्या लगता है बंगाल में लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं? 27 लाख वोटर जो है उनको वोट नहीं देने नहीं दिया गया और आपको लगता है कि फिर ये जीत गए? 27 लाख वोटर के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट, मैं साफ कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है उसमें भी दीमक लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? 27 लाख वोटर्स को, अरे कोई बात नहीं, आपने इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार दे लेना। भाई अगली बार 5 साल बाद चुनाव होंगे, ये नहीं कि आज सुबह से शाम ही चुनाव हो रहे हैं, इस बार नहीं दिया तो अगले दिन आके उस काम को कर लेना। 27 लाख वोटर पूरे देश को चुनाव को बदल सकते थे, पूरे चुनाव की दिशा बदल सकते थे। आपने उनको नाम काट दिया और उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई आपने। सुप्रीम कोर्ट है किस लिए देश में? करना चाहिए था उसको और एक्सटेंड कर देते 3 महीने चुनाव, क्या फर्क पड़ने वाला था? पहले कभी क्या चुनाव आगे नहीं बढ़े? दिल्ली के जो चुनाव हुए थे, आपको याद होगा जब केजरीवाल जी का जो है मामला आगे बढ़ा था, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था तब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, आगे चुनाव बढ़ा दिए गए थे। उसके बाद चुनाव हुए। एमसीडी के चुनाव क्यों? जब वो 3 एमसीडी बना दी गई थी, तीनों को फिर एकीकरण करा गया। फिर उसके बाद 6 महीने तक जब तक उनका एकीकरण नहीं होगा तो एमसीडी के चुनाव आगे कर दिए गए थे। यही हुआ था ना सारा। तो फिर दिक्कत क्या थी आपको? 27 लाख वोटर से आप उनको वोटर को वोट देने देते, उसके बाद आप देखते क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो 27 लाख जो नाम कटे हो तो ऐसा बताया गया कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उनके नाम कटे हैं। 27 लाख लोग इस हिसाब में नहीं थे कि जो मर गए तो नाम काटना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आवाज थोड़ी है जो जिंदा आके लोगों ने सबूत दिया कि हम देखो हम खड़े हैं, हम तो जिंदा और हमारा नाम फिर भी काट दिया है। उनके ऊपर कोई संज्ञान लिया? कितनी एप्लीकेशनें निपटाई? जो उसके लिए वो बनाए गए थे, न्याय के अधिकरण बनाए गए थे कि आप अपनी अपील वहां दायर कर सकते, उन अपीलों के फैसले भी नहीं आए थे। हजारों की तादाद में अपीलें दाखिल हुई थी और कुछ सैकड़ों का भी उस पर फैसला नहीं आया, तो उसके बावजूद भी चुनाव करा दिए गए थे। अब उसके बाद वहां पे तंत्र आपने देखा, चुनाव जीतते बीजेपी के गुंडों ने किस तरह से वहां पे बदमाशी करी, किस तरह से तोड़फोड़ बचाई, किस तरह से आगजनी करी, किस तरह से कार्यालयों को तोड़ा गया, लोगों को मारा पीटा गया। अब जब वो इतनी जरा भयंकर अराजकता देखते, क्या किसी आम आदमी की हिम्मत होगी कि फिर उसके बाद वो जाके आवाज उठा सके कि इस सरकार ने मेरा वोट काट दिया था? वो तो चुपचाप ही बैठ जाएगा, उसे पता है कि मुझे तो पिटाई होनी है, मुझे तो उठा के जेल में डाल देंगे या मेरे घर को आग लगा देंगे या मेरे घर पे बुलडोजर चला देंगे। तो कहां से उठेगा आम आदमी? फिर आम आदमी, हमारे भारत में सबसे बड़ी बात खासियत यही है, जो हुआ ठीक है यार, ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था, बस चलो अब जो हुआ सो हुआ, मैं क्या करूं? जब सबके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी हो गया तो मैं क्या अकेला हूं? आदमी जब के साथ जब इसकी बेइज्जती हो रही है तो उसमें खुश हो जाता है कि यार 4 जनों की बेइज्जती होगी तो 5वां मेरी भी होगी, तो फिर क्या फर्क पड़ा? ये आदमी की एक मानसिकता होती है। जब 27 लाख वोटर के वोट कट गए, उसमें 2 लोगों ने भी आवाज नहीं उठाई और उसके बाद 10 लोगों ने आवाज उठाई, बाकी लाखों लोग आवाज नहीं उठा रहे, तो मैं ही अकेला उठा के क्या कर लूंगा? और हर आदमी को रोजी रोटी की परवाह है, अपने बच्चों की परवाह है, वो ज्यादा आवाज भी उठा लेगा, उसे मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। आज की डेट में तो एमपी सुरक्षित नहीं है, राज्यसभा सांसद वो सुरक्षित नहीं है, लोकसभा सांसद सुरक्षित नहीं है, पार्टियां सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी से वो बिसाती क्या है? ये लगातार जो है बीजेपी सांसदों को तोड़ रही है, चाहे राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो। आखिर ऐसा क्या है? क्या कुछ इनकी मंशा है कुछ अपने लिए? मंशा इनकी 367 की गिनती पूरी करने की है, जिसके लिए वो डिलिमिटेशन बिल, जिसको जिन्होंने पीछे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में था वो डिलिमिटेशन का बिल, जिसे पास कराना चाहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ये पूर्ण बहुमत लेके आएंगे 2/3, तो उसके बाद ही अपनी मनमर्जी से उस डिलिमिटेशन एक्ट को पास करा के फिर ये लोग संविधान बदलने का काम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में चुनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाए, विपक्षी पार्टियां सारी खत्म हो जाएं और इनका एक छत्र राज चल सके। लेकिन मैं पूरी उम्मीद में हूं कि इनका ये मंशा सफल नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कि जब भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है
तो उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता, पाकिस्तानी बता दिया जाता। चाहे आप नोएडा को ले लीजिए, जी। जो इन्होंने प्रदर्शन किया था, बेचारे जो वहाँ के काम वाम करते थे हाँ, उनको काम करते। पाकिस्तानी लिंक कर न्यूनतम दिया। मजदूरी के लिए प्रदर्शन इस करते तरीके थे। के जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको जो है इस तरीके से बता दिया कि देशद्रोही है। तो क्या बीजेपी के साथ होना देश हित में है? और बीजेपी ये नैरेटिव कर दिया गया है। अगर आप बीजेपी वाले हो तो आप पक्के देशद्रोह भक्त हो, आप बिल्कुल धर्म भक्त हो, आप धर्म का पालन करने वाले हो, देश के लिए योगदान देने वाले हो। लेकिन अगर आप कहीं से भी बीजेपी के विरोध में आपने स्वर उठा दिया तो आप जो है देशद्रोही। और सबसे बड़ी बात है, आप इसका उदाहरण ये देख लीजिए ना, अभी थोड़े दिन पहले क्या कहा था एक सांसद ने, आपको याद दिलाता हूं, अब तो पार्टी के बीजेपी के सांसद है ना इस शब्द राघव चड्ढा। बीजेपी तो गुंडे मवालियों की पार्टी है, इसमें मैं कभी शामिल नहीं हूँ। आज वो उसी में शामिल हो गए और भक्तों की हालत देखिए, आज वो राघव चड्ढा के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते। चवन्नी थोड़ी हूँ जो पलट जाऊंगा, लेकिन वो चवन्नी भी जाके बीजेपी में शामिल हो गई, अब वो चवन्नी भी गायब हो गई। सयानी घोष, मैं कोई चड्ढा थोड़ी हूँ, चड्ढा चड्डी वाली, आज वो भी जाके शामिल हो गई। भक्तों की हालत पे मुझे वास्तव में बहुत तरस आता है। आज उसी ये क्या डर है? ये क्या आज उसी को गरिया रहे, गाली दे रहे, अगले दिन उसे बाप बनाए बैठे। इसके पीछे का क्या है? क्या पैसा है या डर है, पावर है, ताकत है, बस वही है। सारी संस्थाओं का दुरुपयोग है, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग है, लेकिन हर चीज का अंत निश्चित है। आप इस बात को मान के चलिए। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है गीता, जिसमें साफ कहा गया है सब कुछ नश्वर है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का हो जाएगा। और सालों साल से यही परंपरा चलती आई है, चलती रहेगी। बड़े बड़े राजाओं का राज नहीं रहा तो ये बीजेपी क्या चीज है? लेकिन ये तो कहते सब कुछ हमारा है। कहते नहीं, अहंकार की पराकाष्ठा में रावण भी कभी सब कुछ यही बोलता था, अरे सब कुछ मेरा है। सारे देवताओं को उसने भी कब्जे में कर रखा था, किसी देवता को उसने बाहर नहीं छोड़ रखा था, सबको कब्जे में ले लिया था, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। और अपने घमंड में उसने क्या मांगा था? ना मैं गंधर्व से न मरूं, ना मैं राक्षस से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं भगवान से मरूं, मुझे कोई, ना मैं किसी और से मरूं। सिर्फ उसने मनुष्य को छोड़ दिया था, क्योंकि वो मनुष्य को सबसे ज्यादा निकृष्ट मानता था कि ये तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। तभी प्रभु श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, उसका भी खत्म कर दिया खेल। तो बस ये चीज कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हिरण्यकश्यप है, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। तो उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, मार दिया गया, वो भी खत्म हो गया वो भी। तो ये कोई बीजेपी आज जो सोचे बैठी है, बड़े बड़े अंदर आए, बड़े बड़े एक से एक इनके जाते हैं तो कुछ भी नहीं। सिकंदर क्या था? आधी से ज्यादा दुनिया फतेह कर चुका था, गया था क्या था? खाली हाथ था, खत्म हो गई कहानी। तो ये बीजेपी भी आज है, कल इसका भी बुलबुला पानी का फूटेगा ही फूटेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब, क्योंकि लगातार ये 30 साल है, मतलब तीसरा टर्म है सरकार को, 12 साल सरकार को हो गए। और अगर 12 साल के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो आपको कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को? क्योंकि जो सरकार द्वारा है वो लगातार प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, हमने जो है देश में महिलाओं को सुरक्षित किया, और तमाम तरीके की जो योजना है वो महिलाओं को खाते में हमने पैसा भेजा। आप इस 12 साल के कार्यकाल को क्या कैसे देखते हैं? महिलाओं के निर्णय सुरक्षित करने का काम 2023 में मोदी जी का बयान बड़ा जोर से याद आता है मुझे। लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, महिला अस्मिता सर्वोपरि। दोपहर को 1:30 बजे गुजरात कोर्ट ने जो है वहाँ के बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारियों को 11 लोगों को सहसम्मान रिहा कर दिया गया। हाथरस में आवाज निकली, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आवाज निकली, उन्नाव में आवाज निकली, कठुआ में आवाज निकली। राम रहीम यौन शोषण का आरोपी 20 साल की सजा काट रहा है, हर 10, 15, 20 दिन में, हर महीने 2 महीने में निकल के बाहर आ जाता है। कह रहे थे आराम से। ये बलात्कारियों को समर्थन करने वाली सरकार ये बात करेगी कि हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं? मनोहर लाल धाकड़, इनके बड़े बड़े नेता कितने सारे जो है सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हैं, कितने सारे नेताओं के इनके नाम आए हुए। ये महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? कैसे करेंगे महिलाओं की सुरक्षा? कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा? रोजगार देने की बात अगर हुई होती तो आज ये इतना जो युवा सड़कों पर आज मौजूद है, ये होता है ये सड़कों पर मौजूद। और इसकी तो बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसकी जो तस्दीक करी है कि आज का युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगार होने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता तो रील बनाना शुरू कर देता है, परजीवी बन जाता है, कॉकरोचों की तरह जो घूम रहे हैं, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अगर उनके पास काम धंधा होता तो क्या वो सड़कों पे होते? नहीं होते वो सड़कों पे। जिसके पास काम है वो अपना काम करने जाएगा कि सड़कों पे जाएगा? नहीं जाएगा। सड़कों पे कब जाएगा? जब उसके हक की आवाज उसे नहीं मिलेगी। लेकिन उसने सबसे बड़ा वादा तो अपना पूरा किया, राम मंदिर तो बना दिया ना। देखिए, राम मंदिर बनाना जो है, अगर उसको फैसले के सरकार से या फैसले से जोड़ते हो तो ये सरकार का सबसे जो है सबसे बोना काम है। मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। अगर मंदिर बना राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना। राम मंदिर को बनाने में ना बीजेपी पक्षकार थी, ना बीजेपी के लोग पक्षकार थे, ना वो मुकदमा लड़ रहे थे, कोई मुकदमा नहीं लड़ रहा था। मुकदमे से बीजेपी बिल्कुल अलग थी और उन्होंने राम मंदिर जो लड़ने वाले मुकदमेबाज थे वो जीते, हासिल हुए। राम मंदिर के बारे में फैसला दिया गया। मुसलमानों के बड़े सोचा गया था कि मुसलमान इसका विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, कुछ नहीं। उन्होंने भी समझ लिया एक मंदिर है, ठीक है ले लो यार, क्या हमें फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मामला हो गया। पूरे देश में मन शांति तो रही, लेकिन इनके पास ले दे के सिर्फ एक वही है राम मंदिर। आज उसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी, चढ़ावा
चंदा तो पहले चोरी कर चुके थे। जो राम मंदिर बनाने के नाम पे चंदा आया था, लाखों करोड़ों का चंदा आया था, हजारों करोड़ का चंदा जो आया था, वो तो पहले चोरी कर चुके थे। अब तो वहां पे जो श्रद्धालु आके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वो चोरी करा जा रहा है। 16 करोड़ वहां पे दर्शनार्थी पहुंच गए और गिनती में कितने निकले? एक महीने में 16 करोड़ पहुंचे थे कि 80 करोड़ का चढ़ावा आया। प्रत्येक व्यक्ति ने 5 ही रुपए चढ़ाए थे, 5 रुपए सिर्फ, जबकि हजारों लोगों ने वहां पे दान करा, सोना दान करा, सोने के मुकुट दान करे, हीरे जड़ित दान करे, रामशिलाएं 1250 से ज्यादा वो गायब हैं। जब वहां पे काउंटिंग हो रही है तो वहां के सीसीटीवी बंद कर दिया था और ड्राइवर का काम करने वाला, साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति आज फॉर्च्यूनर पे चल रहा है और वो कितना जबरदस्त चंदा चढ़ावा। और वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं टिकती, जब तक उनके ऊपर बड़े वालों का हाथ नहीं होगा। क्या उनकी हिम्मत थी? नहीं हो सकती हिम्मत। आपके बच्चे के ऊपर आपका हाथ नहीं होगा तो आपका बच्चा गलत काम करने से डरेगा। जब आप उसे शहद होगे तो वो काम करेगा। लेकिन जो अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो विपक्ष का बदनाम करने का है, जो राम मंदिर को लेकर बदनामी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बदनाम कर रहे हैं। तो आपने एसआईटी क्यों गठित करी? एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, गड़बड़ चल रही है। अगर सिर्फ बदनाम करने का प्रयास था, आपने स्वीकार क्यों करा इस चीज को? एसआईटी क्यों बैठाई आपने? आप साफ कहते नहीं कुछ नहीं गड़बड़ हुई, निकाल के रखते सारी फुटेज सामने, मारते विपक्ष के मुंह पे, ये रही उस दिन की फुटेज, ये देखो इतना पैसा गिना गया, यहाँ पे रखा गया, ये रही इस दिन की फुटेज, 3 तारीख की फुटेज, ये 4 तारीख की फुटेज, ये 5 तारीख की फुटेज, 5 तारीख को 2 करोड़ रुपए गिने गए, ये 2 करोड़ रुपए हमने बैंक में जमा करे। दो भैया, करो, साफ सोच पारदर्शिता दिखाओ ना आपके पास, लेकिन दिखाने का कुछ होगा तभी तो दिखाओगे। मेरे से आप बात करो, भाई साहब आपने मेरा मोबाइल चोरी करा, मैं सामने खड़ा हूं, ले भैया कर ले तलाशी मेरी। अगर आपने मेरा मोबाइल, मैंने आपका मोबाइल चोरी करा, मेरे जेब से निकल जाए तो तुम्हारा, इसका मतलब मैं चोर हूं। ईमानदार आदमी कभी डरता है? कभी नहीं डरता ईमानदार आदमी। आप चलते जाते किसी को पकड़ लो, तूने चोरी करी, वो कहेगा भाई साहब नहीं करी, आ जाओ तलाशी ले लो, ले लेगा, कोई डर है? लेकिन उनके पास क्या है? ना उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, ना उनके पास कुछ कहने के लिए बचा है। लास्ट एंड फाइनल सिर्फ हो गए ये रामद्रोही थे, इन्होंने राम मंदिर का विरोध करे, इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जो हुआ उसे सबको दफन करो यार। तुम तो आज सफल हो गए बनाने में, सफल होने के बहाने बनाए कि तुम्हारा अधिकार बन गया कि तुम चंदा चोरी करोगे, चढ़ावा चोरी करोगे। लेकिन उन्होंने एक नारा जो हमारे यहाँ दिया गया था ना, एक श्लोक बोला जाता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो उन्होंने दूसरी लाइन तो छोड़ दी, उन्होंने कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उन्होंने तो पूरी तरह आत्मसात कर लिया। अब चलो राम मंदिर के खजाने में जितना चढ़ावा मिल रहा है उसे लूटो और चलते बनो। और आखिरी दूसरी लाइन जो है वो उसको भूले बैठे हैं कि अंतकाल पछताएगा। जब उनका अंतकाल पछताएगा तब वो भी सोचेंगे हमने क्या करा। अगर वो वास्तव में राम को मानने वाले होंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि हमने करा, कि उनकी पीढ़ियां आने वाली जो है इस चीज को भुगतेंगी, अगर वो वास्तव में धर्म को मानने वाले होंगे तो। हम कहते हैं ना, पुराने जन्मों के पाप और पुराने जन्मों के पुण्य वो सामने आते हैं और औलाद भोगती है, या कहते हैं पितृ दोष होता है तो औलाद भोगती है। तो आज वो पितृ जो काम करके जा रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां इस चीज को भोगेंगी या नहीं भोगेंगी? एक मैं आपको बड़ी छोटी सी उदाहरण एक और देता हूं जो बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। मुगल थे, 1530 से लेकर 1857 तक उन्होंने राज करा हमारे देश पे निष्कंटक 325 साल। आज मुगलों के वंशज कहाँ हैं? बेंगलोर में चाय बेच रहे हैं। आखिरी मुगल वंशज जो है ना, वो अपने आप को कहते हैं मुगल वंशज है, लेकिन बेंगलोर की सड़कों पे वो चाय बेच रहे हैं, चाय की टपरी लगाए बैठे हैं। तो ये हाल होता है, आने वाली पीढ़ियां भुगतती हैं। और आज वही महाराणा प्रताप है, आप अगर उनको याद करोगे ना, जिन्होंने उस वक्त घास की रोटी खाई थी, आज उनके वंशज जो है अमर सिंह, उनके अमर सिंह पैलेस के नाम से देखिए कितनी बड़ी होटल की चेन है। आज भी वो शान से जी रहे हैं, आज भी वो राज रजवाड़े में उनकी इज्जत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ जो है समझौता नहीं करा था। तो लगातार जो ये मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक हो या जो आपने मुद्दे उठाए, ये लगातार चल रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब इनसे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी को इतने प्रोटेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में वो क्या करती है कि जी ये हिंदू मुस्लिम कर देती है, या ये विपक्षी लोग हैं, समाजवादी के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के, इस तरह से ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जितने मर्जी। लेकिन आपने एक फिल्म देखी होगी शतरंज के खिलाड़ी, 2 राजा आमने सामने, वो छोटे छोटे जमींदार होते हैं, बैठे बैठे शतरंज खेलते रहते। वहां तक आ गए मिलॉर्ड, वहां तक आ गई हुजूर, वहां तक सेना आ गई। आने दो यार आराम से, जब आएंगे तब देख लेंगे, जब आएंगे तब देख लेंगे। आखिरी तक वो शतरंज खेलते रहे, लेकिन उसके बाद में उनके सारे पे कब्जा कर लिया गया था। निश्चिंत हुए बैठे थे। आज ये सरकार भी ऐसे निश्चिंत होकर बैठी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये थोड़े से लोग हैं, ये थोड़ा सा विपक्ष है, थोड़ा सा बोल रहा है, थोड़ा सा कर रहा है। लेकिन आपको हमेशा याद है ना, 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। अभी सुनार की चोट पड़ रही है, फिर एक दिन किसी लोहार की चोट आएगी और ये सब खंड खंड होकर बिखर जाएंगे। तो लगातार आपने देखा कि जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्थल पर ये तमाम जो लोग हैं, हर तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे किसी विचारधारा के हों, वो लोग यहाँ सपोर्ट करने आए। भैया आप लोग कहाँ से आए हो? बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ। नोएडा पूर्वी दिल्ली से आया हूँ। अच्छा अच्छा, क्यों आप लोग आए? क्या मकसद है? ये यूथ का मूवमेंट है, यो पेपर लीक को रोकने के लिए सारे यूथ इकट्ठा हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांगना ही मुख्य उद्देश्य है इस मूवमेंट का। तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा?
बिल्कुल होगा, हम लोग लगे हैं और पूरे जोर शोर से जब तक रिजाइन नहीं हो जाती धर्मेंद्र प्रधान की तब तक यहाँ पे इकट्ठा हो लोग, मूवमेंट चलता रहेगा। तो आप किस लिए आए हैं? क्योंकि एक सवाल बनता है कि आप क्या स्टूडेंट हैं, या क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और सीजीपी दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पूरा यक्स पे हैंडल हम कर रहे हैं। तो रात में आप पूरी रात थे, अभी तक कंटिन्यू है कल से। अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आप सीजेपी के हैं, तो क्या आपका आज ये धरना खत्म होगा या ये कंटिन्यू अभी चलता रहेगा? अभी धरना कंटिन्यू चलता रहेगा। पुलिस अगर हम लोग पे बल प्रयोग करती है तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जेल जाएंगे, नहीं तो धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन नहीं हो जाती है। आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर पुलिस एक्शन लेती है तो। क्या आपके हाथ में क्या है? ये एक कार्ल मार्क्सवादी का एक पुस्तक है, उसको पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? इसमें सिद्धांत है कि अगर हाँ कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, अगर ये पुस्तक यहीं से हाँ शायद फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ। आप मतलब जो ऐसे लोग हैं जो दार्शनिक लोग हैं, उन लोगों को पढ़ के और आप बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से, आपकी मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ अगर विपक्ष तक पहुँच जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने बॉन्स मतलब जो है ना फुलटॉस दिया, फुलटॉस दिया। अगर विपक्ष चाहे तो 6 मार सकता है। विपक्ष शायद मुद्दा बना सकता है अच्छे से। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अन्ना हजारे जब आंदोलन हुआ था तो उसमें बीजेपी ने पूरा अन्ना हजारे आंदोलन का यूज करके पूरी कांग्रेस को एकदम ठप्प कर दिया। विपक्ष ऐसे बैठा हुआ है, मतलब इतनी दूरी बना ली विपक्ष ने, इतनी दूरी बना ली। अरे भैया, ये इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी मतलब इतना तैयार करके दे दिया कॉकरोच पार्टी ने। इसको अगर हम इस तरह से इसको समझे कि जो प्रोटेस्ट है, जो छात्रों में जो गुस्सा है वो लगातार है, क्योंकि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेके जा रही है। राहुल गांधी ने अभी कोटा में बहुत बड़ी सभा की। मूवमेंट अलग चल रहा है। हाँ, राहुल गांधी जो एनएसयूआई के हेड हैं जगदीप झाकड़, उनका अलग मूवमेंट चल रहा है, हर स्टेट में चल रहा है। लेकिन इस मूवमेंट में जुड़ के अगर सपोर्ट कर देना तो मूवमेंट दुगना आ जाएगा। मेरा ये कहने का है कि अगर विपक्ष भी साथ दे दे तो सरकार जो है ना धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करा देगी। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि इतना बड़ा जो है ना फुलटॉस दे दिया है। विपक्ष अगर साथ दे दे तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाएगा, ये कह रहा हूँ मैं। ये धर्मेंद्र प्रधान के सभी लोगों को सरकार आ जाएगी। हाँ, विपक्ष भी आ जाएगा इस मूवमेंट के साथ, तो ये आंदोलन मूवमेंट और मजबूत हो जाएगा और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। खुद देखा यहाँ बहुत सारी जो सभी लोग हैं, मतलब सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैंने देखा, क्योंकि हम लोग ये करते रहते हैं, हमें थोड़ी पहचान है। बहुत दूरी है। छोटी छोटी मूवमेंट के लोग आ रहे हैं, जैसे अभी तेलंगाना से दलित समाज पार्टी के लोग संगठन में, अपने राजस्थान से जाट जो किसानों आंदोलन के नेता थे वो आए थे। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, संगठन दल के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो आके जो है भीड़ दे रहे हैं, जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं, ये लोग छुट्टी भी है, आपको बता दूं विपक्ष बहुत दूरी बना लिया। विपक्ष ने, आपका कहना विपक्ष को भी साथ आना, विपक्ष को जो है ना, विपक्ष क्या करेगा घर में रह के क्या करेगा विपक्ष? कांग्रेस को चाहिए कि मुद्दे से जुड़ के मूवमेंट को आगे बढ़ाए। क्या करेगा घर में रह के, बताओ। देखिए ऐसे इस तरह से पानी की बोतल लेकर आ रहे हैं। या हमने आपको कल भी देखा था जी सर, सेवा में लगे हुए हैं सर। जितना हम छात्रों को जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको करना पड़ना नहीं चाहिए, बट अब वो करना ही पड़ रहा है सरकार के निकम्मेपन की वजह से, तो उनको राहत दिलाने का ज्यादा से ज्यादा काम हम करेंगे। हमारे भाई बहन गर्मी में यहाँ बैठे हैं और बहुत भीषण गर्मी है, आप खुद पसीने से सर लह दें और सब देखा आप रूह अफ़ज़ा पे। जी सर, तो ये जितनी भी राहत है हम अपने भाइयों बहनों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान खो दी सरकार की गलत गतिविधियों की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से, उन लोगों के इंसाफ में जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके संघर्ष को हमारा सलाम है। और उसी के साथ साथ हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे 1% की भी राहत किसी भी प्रोटेस्टर को मिल पाए।
आप स्टूडेंट हैं, खुद आप स्टूडेंट हैं, आप कैसा फील करते हैं कि लगातार पढ़ाई आप करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप पेपर भी देकर आते हैं और आपको उम्मीद होती है कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन अचानक पेपर लीक होता है, तो किस तरीके की मनोदशा आपको होती है, आपकी फैमिली को होती है? सर जाहिर सी बात है, जो बच्चा नीट दे रहा है, अभी हम नीट स्पेसिफिक बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उसी के लिए, वो कोई मामूली पेपर नहीं है, स्कूल का कोई 12वीं का एग्जाम नहीं है। नीट एक बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिन परीक्षा है जिसके बाद एक इंसान क्वालिफाई होता है डॉक्टर बनने के लिए। तो इस परीक्षा के लिए बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं। हमारे साथ हमारे भाई बहन जो स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें आगे जाके साइंस बैकग्राउंड में जाना था, करियर में डॉक्टर बनना था, हम उनका संघर्ष देखते हैं सर। रात रात भर सोने का वक्त नहीं, खाने का वक्त नहीं, बिना देखे सर नीचे करके सालों साल घंटों घंटे वो बच्चा पढ़ता रहता है। और फिर भी कोई थोड़ा प्रिविलेज्ड बच्चा आता है, अपने फादर के लिंक्स यूज करता है, कुछ पैसे इस्तेमाल करता है और उसी पेपर को, जिस पेपर को सालों साल मेहनत करके एक बच्चा दे रहा है, उसको पहले देख के, पहले पूरे क्वेश्चंस चेक करके फिर वो उस पेपर को देता है तैयारी के समय के साथ। तो ये टोटली एक गलत बात है सर। और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे और उसके बाद अगर कोई और निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर आता है जिससे ये गलतियां होती हैं और जो परीक्षाएं कराने में सफल नहीं रहता, तो हम उसका इस्तीफा मांगने के लिए भी सड़क पर उतरेंगे। जेनजी जाग चुका है और वो ये गलत फहमी ना पाले तानाशाह सरकार की, वही जेनजी है ये जो एपॉलिटिकल हुआ करता था कभी। तो आज नेट री एग्जाम है, क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से कंडक्ट हो जाएगा? हाँ ले जाओ सर, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमें खबर मिल रही थी कि एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी में कर दिया और मतलब हमें अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को लगातार मिल रही हैं। और इसके साथ साथ पेपर लीकेज की कोई भी घटना अभी तक सामने नहीं आई है, मगर हम अभी भी स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकते कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अभी हमें देखना चाहिए कि सरकार अपने निकम्मेपन से और अपनी इस नाकामी से कुछ सीखी भी है कि नहीं, क्योंकि जो सरकार ने एक्स्ट्रा किया, जैसे कि एयरफोर्स को लगा दिया पेपर देने के लिए और टेलीग्राम बैन कर दिया, ये सब बेवकूफ़ी है। आप खुद सोचिए सर, एक ज्वेलरी की दुकान में डाका पड़ जाता है तो क्या उस लाइन में सारी ज्वेलरी की दुकानें बंद हो जाएंगी? बात दुकान की है ही नहीं, बात उन डाकुओं की है जिनको सॉल्व करने का काम सरकार का है, जिनको क्रिमिनलाइज करके पनिश करने का काम सरकार का है। मगर अगर सरकार जो पीड़ित है, टेलीग्राम एक माध्यम है सर, पेपर व्हाट्सएप से लीक हो जाएगा, स्नैपचैट से हो जाएगा, इंस्टाग्राम से हो जाएगा। फोटो भेजना आज युवा के लिए कोई मुश्किल है? युवा, मैं कहता हूं इस दुनिया के किसी भी नागरिक के लिए आज एक फोटो कहीं से कहीं भेजना मुश्किल है? कुछ भी नहीं है सर, वीडियो कॉल करके दिखाया जा सकता है। ये टेलीग्राम बैन करना और ये सब उल्टी सीधी गतिविधि करना, ये सब ध्यान भटकाने के तरीके हैं कि पेपर लीक जो है, ऑलरेडी जो इतनी गर्म जनता हो गई है इस वक्त, वो लोग पेपर लीक के मुद्दे से हटकर इनके मजाकों में पड़ जाएं कि टेलीग्राम बैन कर दिया। और इसके अलावा सर एयरफोर्स, आप खुद सोचिए कि जिसने ये डिसीजन लिया है कि हम एयरफोर्स को इस चीज पे लगाएं कि सिक्योरिटी वो इंश्योर करें पेपर की, वो सरकार के एक बड़े अधिकारी होंगे, मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके डिसीजन के बिना तो ये हो नहीं सकता। तो क्या प्राइम मिनिस्टर खुद ये मानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में, जिसमें हमने धर्मेंद्र प्रधान को बिठा रखा है, वो लायक ही नहीं है ये काम करने के जो मेरे को एयरफोर्स लगानी पड़े? तो क्या प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के बस में ही नहीं है ये काम? और अगर ये सोचते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन से तो यही सामने आ रहा है, और अगर ये सोचते ही हैं तो उस एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ ना। यहाँ इतने बच्चों का समय खराब कर रहे हो, इतने बच्चों की फ्यूचर को खराब कर रहे हो, सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, तो उस एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन कराओ और ये चीज स्पष्ट करो, ये वादा करो कि आने वाले फ्यूचर में कोई पेपर लीक नहीं होगा। एक कमिटी बनाई जाए, रादर देन टेलीग्राम को बैन कर दिया। सर टेलीग्राम बैन करना भी कोई सोल्यूशन है इस चीज का? टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक किस तरह रुकेगा? कोई 5 साल का बच्चा भी ये चीज साफ साफ बता सकता है कि ये टेलीग्राम बैन करने से कोई पेपर नहीं रुक सकता। बल्कि उससे तो और छात्रों को परेशानी हो रही है, क्योंकि नोट्स, बहुत सारे नोट्स इधर से उधर छात्रों के पास आ जाते थे। अच्छा ये बताइए, जब छात्र एग्जाम देने जाता है नीट का, तो उसे आधे घंटे पहले तो एंट्री बंद कर देते हैं, 1 घंटे पहले उनकी जीप है वो तो जो चैन होती है उसको काट के अलग से निकाल दिया जाता है, हाथों में कलेवा नहीं पहनेंगे, कानों में बाली नहीं पहनेंगे। छात्रों के साथ तो सख्ती की जाती है, लेकिन जब पेपर को डिलीवर करने की बात आती है तो वो सख्ती कहीं दिखती नहीं और लीक हो जाता है पेपर। सर सारी रूल्स रेगुलेशंस, सारे कठोर नियम ये सिर्फ पब्लिक के लिए और जनता के लिए है। जब इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टीरियल स्टाफ की बात आती है ना, तो उनके लिए खुला हाथ है, कोई नहीं, छोटी मोटी गलती हो भी गई कोई नहीं। ये छोटी मोटी, धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर पूरा लीक हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए। और ये नहीं कि इतने सालों में पहली बार हो रहा है,
आप खुद जानते हैं सर, बहुत सारे पेपर लीक के केसेस इंडिया में बीजेपी के गवर्नेंस के अंडर आ चुके हैं सामने। शायद पिछले 10 सालों में 89 के आसपास 89 के आसपास पेपर लीक हैं। सर पेपर लीक होता है, वो एक क्रिमिनल गतिविधि है, मैं मानता हूं, मगर इसको रोकने का काम सरकार का नहीं है। और हम लोगों को स्पष्ट तौर पे ऐसे कोई भी डिसीजंस क्यों नहीं दिख रहे कि पेपर लीक को रोकने के लिए जो सरकार ने लिए हो अभी तक। अभी भी वैसे ही का वैसा चल रहा है सब कुछ। लूजली ट्रक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो पेपर। एक ट्रक ड्राइवर जिसको उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए जाए, वो क्यों नहीं उठा के उस पेपर को लीक कर देगा? किसी ना किसी की नीयत फिसल ही सकती है। कितने सारे पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पूरी इंडिया में ये एग्जाम होता है, सिर्फ दिल्ली में या सिर्फ राजस्थान में हरियाणा में तो नहीं होता। तो ये पेपर लीक की जो गतिविधि है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बनना चाहिए था रोकने के लिए इसको, कि पेपर यहाँ से निकले, और वो प्रोसीजर पब्लिक होना चाहिए था, ताकि बच्चों के मन में विश्वास आए कि पढ़ाई करके मेहनत करके हम जो पेपर देने जा रहे हैं वो कम से कम ऑनेस्टी से तो कंडक्ट हो रहा है। हमारी तरह कई लाखों बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, उन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं रहा। वो लोग कहाँ जाएं सर? उनके लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए ना, सीधा री एग्जाम कर दिया। उस बच्चे का क्या जिसने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया था इतने साल मेहनत करके? उस गरीब बच्चे का क्या जिसके बाप ने अपनी सारी सेविंग अभी तक की पढ़ाई पे लगा दी थी? क्या उसको 2 महीने की और पढ़ाई का खर्चा देगी सरकार? क्या उन बच्चों को जिनके सेंटर दूर दूर पड़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देगी सरकार? सरकार कुछ नहीं देगी। सरकार सिर्फ हमें पता क्या देगी? झूठे वादे देगी और डिस्ट्रैक्शंस देगी और उल्टे सीधे बैन लगाएगी, सिर्फ दिखावा करेगी। ये एक निकम्मी सरकार है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। सरकार सब कुछ करेगी पर इस्तीफा नहीं लेगी। सर सरकार इस्तीफा नहीं लेगी, आप देख ही रहे हैं। अगर उनको लेना ही होता सर, मैं आपको बताता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी ये इस्तीफा नहीं ले रहे, ये जिद कर रहे हैं। जिद तो इन्होंने किसान आंदोलन के समय भी की थी, कानून वापस लेने पड़े थे ना। जब देश का युवा स्तर पर जमीन पर उतर जाएगा ना, वो ये सोचना छोड़ देंगे कि हमारी अपनी जिंदगी से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो, अभी हमें अपने देश के हालात सुधारने हैं। तो इनको इस्तीफा नहीं, इनको पूरी सरकार ही लेके जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कहीं फिर से चाय बनाने वाले दिन ना आ जाएं। अच्छा, कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बार बार कोशिश की इस प्रदर्शन धरना स्थल को खाली कराने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ऐसा था कि आज योग दिवस था, सब वीआईपी योग में व्यस्त थे, नेट का री एग्जाम था, तो इस वजह से शायद दिल्ली पुलिस ने कोशिश, और अगर आज इस तरीके की कोशिश करती है और आप लोगों को उठाकर यहाँ से ले जाती है, तो उसके लिए क्या? सर वो एक बहुत फेमस मूवी थी अनिल कपूर साहब की नायक, उसमें कहते हैं ना, ये भीड़ पैसों से आई हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ किसी जात पात या किसी धर्म के नाम पे भड़का के आई हुई भीड़ नहीं है, ये वो भीड़ है जिस भीड़ के अपने ऊपर सरकार के निकम्मेपन का असर आया, उनको पेपर फिर से देना पड़ा और उन्होंने रियलाइज करा कि ये सरकार गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं है। आप यहाँ से आज हटा दो, कल फिर आ जाएंगे, इनको हटा दो, मार दो, जेल में बंद कर दो, इनकी जगह लाखों और आ जाएंगे, कोई कमी नहीं है, क्योंकि अब युवा जागरूक हो चुका है, युवा पीछे नहीं हटने वाला, चाहिए कुछ भी कर लें। पुलिस का डर दिखाना, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये एक बहुत फेमस नारा हर एक प्रोटेस्ट में रहा है। पुलिस के जोर लगा लगा कर किसान आंदोलन भी खराब करने की कोशिश की, मगर हमारे भाइयों ने अटूट हिम्मत दिखा के वहां पर बैठे रहे और अपनी बात मनवा कर ही आए। और इसी तरह, और हम तो फिर भी युवा हैं सर, और हम उस देश से आते हैं जिस देश से भगत सिंह आए हैं, हम भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले युवा हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे पुलिस आ जाए, चाहे इनके गुंडे आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हमें यहाँ से हटा नहीं सकते। टेम्परेरीली हटा भी देंगे तो हम फिर आ जाएंगे, कब तक हटा लोगे? धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना पड़ेगा और उससे पहले हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जी बिल्कुल, लगातार जो छात्र हैं, आपने सुना कि किस तरह से यहाँ इस धरना स्थल पर जमे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि चाहे दिल्ली पुलिस हमें कितनी भी कोशिश कर ले हटाने की, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। एक बार मैं कहूँगा फारूक, देखिए फिर से पीछे घुमाकर एक बार दिखाइए कि भीड़ जो है वो किस तरह जो है एक बार फिर खचाखच भर गया है। जंतर मंतर का ये जो बहुत ज़बरदस्त ये बढ़ गया है। कितने बजे तक करोगे भैया? लगातार जो है छात्र है वो यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात इस प्रोटेस्ट की ये है कि जो कल भी इस स्टेज पर कोई शेड नहीं था ऊपर, और लगातार जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए वो लगातार लोगों को संबोधित इसी धूप में कर रहे थे। और आज भी कल से ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर है, करीब 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर ही ये टेम्परेचर होगा। उसके बावजूद जो है मंच पर लगातार वक्ताओं का बोलना जारी है। जो छात्र हैं वो, आप देखिए बीच बीच में पुलिस बल भी तैनात है। आप देख सकते हैं कि जो जवान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, वो यहाँ
यहाँ मौजूद हैं। ये खाना जो है खाया जा रहा है क्योंकि ये सभी लोग रात से कल शाम से या कल 11 बजे से धरने पर लगातार हैं। तो इस तरीके से बैठ के जो है वो खाना खाया जा रहा है, यानी छात्र हैं वो लंबे समय तक यहाँ जो है वो उनका टिकने का इरादा है। आप लगातार देखिए पानी की बोतल्स भी यहाँ पहुँच गई हैं और जो छात्र हैं ये सब आपस में मिलजुल कर ही ये पानी की जो बोतल्स हैं या और खाने का इंतज़ाम है वो सब कर रहे हैं। कि तमाम इस तरीके के जो सवाल थे। आप सर क्यों आए आप यहाँ छात्रों को सपोर्ट करने के लिए? आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं वो जायज़ मुद्दे हैं, छात्रों को जायज़ है? तो अगर हम सर आप क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं और आप छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ के लिए सपोर्ट, जैसे कोई गलत हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब गलत काम हो तो कहाँ से आप आए सर? मैं हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय अगर 10 से 12 साल चलिए ठीक है। तो इनका कहना साफ तौर पर कहना है कि हम जो मैं है किसी भी तरीके का ये ऐसा इस तरीके का आंदोलन हो तो हम उसे सपोर्ट करने आते हैं। दूर दूर से लगातार जो ये छात्र हैं वो यहाँ लोगों के सपोर्ट जो छात्र हैं या पेरेंट्स हैं वो यहाँ सपोर्ट के लिए आए हैं। तो लगातार जो ये देना चाहता आप कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, जयपुर राजस्थान से आए हैं आप स्पेशली इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट करने के लिए आए? नहीं, मेरा घर दिल्ली में ही है। मैं दिल्ली आया हुआ था तो मेरे को इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला तो मैं इस वजह से यहाँ पर आया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको सपोर्ट करने के कामयाब होगा धर्मेंद्र प्रधान का? देखिए, कामयाब तो इस दुनिया में जब तक नहीं हो सकता जब तक इस दुनिया में बीजेपी का राज है। जिस दिन बीजेपी की सरकार हट जाएगी उस दिन सब दुनिया कहाँ, देश में राज है। हाँ, देश में वही मेरे लिए मेरी देश ही दुनिया है ना, इसलिए। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? कुछ भी नहीं होगा। अभी तक उसका एक स्टेटमेंट नहीं आया। इस्तीफा तो बहुत दूर, अभी हम इस्तीफा की बात कर रहे हैं। अभी तक उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया पेपर लीक को लेकर के, तो इस्तीफा तो कहाँ से आएगा? एक स्टेटमेंट आए तो उसके बाद हम सोचे भी इस्तीफा की या कुछ भी। अभी तक तो एक स्टेटमेंट भी नहीं आया है। अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया तो हम इस्तीफा की कहाँ सोच सकते हैं? ये तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंसानियत के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस देश के लिए भला हो, एक युवा के लिए भला हो। पैसे इकट्ठे करके बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं और सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही। माँ बापों को जीते जी अरे मतलब फांसी पे चढ़ाने के लिए बोल रही है। चढ़ जाओ फांसी पे, जहाँ से ही पैसे ला रहे हो, मरो पीटो कुछ भी करो, बच्चे पढ़ाओ और बच्चों को फिर पेपर लीक होंगे, कुछ नहीं होगा बच्चों का भविष्य। आज भी जीरो है, कल भी जीरो है, जब तक मोदी जी हैं तो बस। हाँ, तो आप कल जिस तरह से आप लोग आए धरने पर और रात को कोशिश की गई कि दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल को खाली करा, लेकिन आप लोग डटे रहे। आज भी हो सकता है ऐसी कोशिश हो आपको? आज भीड़ कम है तो इसके कारण दिल्ली पुलिस नहीं धक्का मुक्की करेगी। आप आज, अच्छा, आपका न्यूज़ चैनल डीबी लाइव है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी इंडिया का बड़ा न्यूज़ चैनल, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, चाहे कोई भी जी न्यूज़ हो, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल आपको दिख रहा है आसपास। आप ये देखिए हमारे लिए कितनी गंभीर स्थिति है कि हमारा देश का जो चौथा स्तंभ था मीडिया, वो पूरी तरीके से बिक चुका है। यहाँ पे ना आज तक दिख रहा है, ना यहाँ पे जी न्यूज़ दिख रहा है, ना यहाँ पे एबीपी न्यूज़ दिख रखा है। कोई भी इस प्रोटेस्ट को, इतने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट को, इंडियन पूरे नेशनल लेवल के प्रोटेस्ट को आप मीडिया पे शो ही नहीं कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। वही वाली बात हो गई है कि मतलब ये आंख में मिर्ची डालने वाली चीजें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है कि एक मीडिया चैनल एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम जैसे आप जैसे लोग जो इस देश की कदर कर रहे हैं, इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग आज बढ़ रहे हैं और चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम कल सुबह 11 बजे से लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। टीवी लाइव पे लगातार लाइव चल रहा है, कोई वीडियो नहीं। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल अनकट आपके जा रहा है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो अभी भी आपका लाइव स्टेटमेंट। यही चाहते हैं सर, यही चाहते हैं देश की दुनिया। अब आप जैसे लोग, नौजवान लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये मीडिया हमारे नौजवान जुड़ेगी, क्योंकि जो मीडिया फैली हुई है वो तो बिकी हुई है। यहाँ इतने बड़े प्रोटेस्ट को अगर एक मीडिया चैनल कवर नहीं कर पा रहा है तो कितनी शर्म वाली बात है, आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ कल को एक ये मोदी जी ने वो मेलोनी को मेलोडी दी, वो चीज पूरे एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, सारे चैनलों पे चल गई, लेकिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट कहीं पे भी नहीं चल रहा है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और एक गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान का कुछ हो जाए तो सारा नेशनल मीडिया पहुंच जाएगा। एक छोटा सा हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा हो जाए। अब आज मैं अपना नाम अली बता दूंगा, मोहम्मद बता दूंगा तो आप मुझे एंटी नेशनल समझोगे। मैंने अपना नाम मयंक बता दिया तो मेरे को हिंदू समझोगे। सिर्फ नाम के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे एक दूसरे को बांटना और उस चीज़ को काटना, कुछ नहीं। पढ़ाई की कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही है, सिवाय और सिवाय नफरत फैलाने के अलावा मेरे को लगता नहीं है कि इस पार्टी ने कोई काम करा है।
मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी सही है। इस देश की जो हमारी यूथ है वो बेरोजगार है, उसके बारे में बात करो, एजुकेशन के बारे में बात करो, हेल्थ एंड केयर पे बात करो, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात करने को है, बट हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बारे में। आप क्या कहेंगे? आप इस पर देखिए, हम निरंतर इस प्रोटेस्ट में लगातार समर्थन देने आ रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हमारे यूथ के उस आवाज के लिए बुलंद करने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को देखना चाहिए कि जब उनसे अगर ये नहीं संभाला जा रहा उनका पद तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधी सीधी बात है। यूथ बेचारा परेशान है, हताश है, वो तैयारी करता है, तैयारी करने के बावजूद भी अगर उसके हाथ में पेपर लीक लगता है तो बेचारा वो कहाँ जाए, वो निराश रहे। उसको इस चीज़ का कहीं ना कहीं हल चाहिए और इस हल के लिए ही तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। आप शांतिपूर्ण तो कर रहे हैं प्रदर्शन, कल भी आपको हटाने की कोशिश की गई, हो सकता है आज भी ऐसी कोशिश हो? देखिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हटा के आप क्या करेंगे? आवाज तो ऊपर तक जाएगी। पूरा नेशनल लेवल पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, धीरे धीरे हर जगह जा रहे हैं और पब्लिक का समर्थन मिल रहा है। मोदी की मीडिया जो है, मोदी जी की जो मीडिया है वो बिल्कुल भी इसको नहीं दिखा रही, क्योंकि वो डरे हुए, उन्हें पता है कि ये चीजें चैनल पे चलेगी तो पूरे देश में और समर्थन तेजी से आएगा और इनको और इनकी शक्ति परिवर्तन होगा। तो लगातार आप लोग कल से यहाँ टिके हैं, क्या आप क्या तैयारियों के साथ आए? क्या अपने परिवार से कहकर आए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे? बिल्कुल जी, देखिए मैं दिल्ली से यूँ, ठीक है ना, और ये हमारा ये रहता है कि प्रोटेस्ट है तो हमें उसका पार्ट होना है, क्योंकि जब अन्याय कहीं पर हो रहा है किसी चीज़ का तो न्याय दिलाने के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लगातार जो छात्रों का है वो ये कहना है कि जब अन्याय होगा तो हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी। तो छात्रों की ये सोच है और इसी सोच के साथ लगातार वो इस धरना स्थल पर बरकरार है। हम कल से आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं। एक डीवी लाइव ही एक ऐसा चैनल है जो कि इस प्रोटेस्ट को कल 12 बजे से लाइव लगातार दिखा रहा है। रात में, कल सुबह, दोपहर में क्या हुआ, शाम में क्या हुआ, हमने दिल्ली पुलिस से जो छात्रों का टकराव है वो भी हमने लाइव आपको दिखा रहा है। आज भी हम सुबह से यहाँ आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो डीवी लाइव की एक कोशिश रहती है कि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट में जो लोग आए हैं वो अपनी बात जिस तरह से भी रखेंगे, हम उसको डायरेक्ट अनकट एकदम आपके सामने पेश करते हैं। दरअसल यही डीवी लाइव की खासियत है कि जो ज़मीन से जुड़े जो लोग हैं उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और असली मुद्दे की बातें हों। हम किसी नेता से बात नहीं करते, रैंडमली हम किसी से भी जो भी हमारे सामने दिखता है हम उससे बातचीत करते हैं और आपको कुछ सुनाते हैं। कई ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि लगातार कुछ लोगों से, ऐसे सिलेक्टेड लोगों से बात करते हैं। वो हम यहाँ, ये कोशिश है हमारी कि जो भी दूर दराज से लोग आए हैं उनको दिखाया जाए। अब आप एक बार फिर देखिए, स्टेज पे जो ये भीड़ जो जंतर मंतर पर है ये लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग नीचे जो है ये कारपेट बिछाया हुआ, कारपेट बिछा के नीचे बैठे हैं और लगातार इसी तरीके से ये प्रोटेस्ट अभी कुछ टाइम पहले यहाँ अभिजीत दीप के जितने लोग नीचे बैठे उनसे मिलने आए थे और हाथ जोड़ के उनसे उनका धन्यवाद कर रहे थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप यहाँ जो है वो बैठे रहें। और तो ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जो है एक ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। इसको एक बार फारूक, एक बार सामने फिर से भीड़ दिखाइए। वो देखिए, मंच पर जो आप है वो धूप है, बहुत कड़ी धूप है, उसके बावजूद मंच के आगे सभी जो छात्र हैं वो टिके हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सीरियस ये इस समय मुद्दा बनता जा रहा है छात्रों का। नीट पेपर लीक को, न सिर्फ नीट पेपर लीक को लेकर बल्कि तमाम जो पेपर जो लीक हो रहे हैं उसको लेकर कल भी लोग थाली और चम्मच लेकर यहाँ पहुँचे थे और आज भी यहाँ लोग थाली और चम्मच लेकर पहुँचे थे। ये एक सर कल से बैठे हैं आप? हाँ, कल से बैठे। क्या उम्मीद है आपको? इस्तीफा होने चाहिए। नहीं इस्तीफा देगा तो जनता वोट से गद्दी से उतार देगी। अच्छा, आप ये हरिशंकर परसाई की किताब पढ़ रहे हैं, मैंने कल भी देखा था आपको। क्या आपको किताबों का शौक है? हाँ, किताबें पढ़ने का शौक है भाई। किताबें से तो मिलता है, ज्ञान मिलता है, किताबों से पता चलता है।
कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम सर बात करें, क्योंकि आप काफ़ी आपने दौर देखा है, अगर हम बात करें मौजूदा सरकार का करीब 12 साल का कार्यकाल है, लगातार पेपर लीक को लेके मामला होता है, लगातार कई जगह दंगे होते हैं और हिंदू मुस्लिम ये सब किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि 12 साल का कार्यकाल मोदी का एक सफल रहा है? मोदी का 12 साल का बिल्कुल सफल नहीं रहा है। मुझे 100% लगता है कि मोदी जनता की वोट से राजा नहीं बन रहा है, मोदी वोट चोरी कर रहा है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्योंकि ये हमारे देश की 80% जो जनसंख्या है वो आम लोग हैं जो मोदी की नीति को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ वोट चोरी हो रही है। तो जिस दिन ईवीएम बैलेट पेपर से वोट पड़ेगा हमारे देश में तो पता चल जाएगा कि मोदी को हमारे देश के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखो, हम 86 में एक शुगर मिल में मजदूर का दही में से लेकर के पक्की नौकरी की, ठीक है कोऑपरेटिव में पेंशन कम है, 4000 पेंशन लगा है, लेकिन अपने बच्चों तो पढ़ा लिए। लेकिन आज 10-12 हजार में जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो रोटी पूरा नहीं हो रहा है। तो हर क्षेत्र को, हर एक के विभाग को प्राइवेट कर दिया है। ये मोदी की चाल है। ये मोदी के पीछे जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके गोलवारकर जो हैं, वो मैं किताब में भी पढ़ा है, सुना भी है कि वो कहता है कि जेकर दुनिया पूरा भारत में राजा ने ज्यादा देर राज करना है तो दुनिया को गरीब कर दो। जितने गरीब रहेंगे बेचारे रोटी के लिए ही, 2 वक्त की रोटी के लिए सोचेंगे, उनको राजा वोट के अधिकार का पता ही भूल जाएंगे। आज हमारे देश में यही हो रहा है, गरीबी को और बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुख हम उन लोगों को है जो बाबा साहब अम्बेडकर की रिजर्वेशन लेकर के 131 एमएलए और कितने हजार 131 एमपी और कितने हजार एमएलए जो है वो भी आम आदमी की बात नहीं सुनते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब का बच्चा पढ़ लिख के अफसर बन जाता है, वो भी गरीब को मार रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं भाई, आम आदमी की भी सुनी जाए। इस प्रोटेस्ट में हम इसीलिए आए हैं कि जो आम आदमी है उसकी बात सुनी जाए, बस इसीलिए हम इसमें शामिल हुए हैं। इन बच्चों का हौसला बढ़ाने आए हैं। कुछ ये शायद आपने डिमांड्स, ये आपका ये बैग कुछ डिमांड्स आप लेकर आए हैं, क्या क्या ये आपकी डिमांड्स? नहीं, हमारी डिमांड्स तो ये है कि आम आदमी का भला हो। जैसे पेपर लीक हुआ है ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस यही है। शिक्षा प्रबंध, शिक्षा जो है वो हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। हमारे देश का संविधान लागू होना चाहिए। जो बाबा साहब ने संविधान का न्याय दिया है कि वो लागू होना चाहिए। जमीन, धरती माता, देखो इस धरती माता पहले बनी, हम इंसान बाद में आए। सब पदार्थ धरती से पैदा हो रहे हैं। अब अभी भी कुछ लोगों के पास हमारे देश के इतनी धरती है कि उनको पता ही नहीं है, और कुछ लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसा शासन होना चाहिए कि सबको एक बराबर तलाए। हम इसीलिए इस मूवमेंट में आए हैं कि ये जो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो इनका हौसला बढ़ाने आए हैं कि आम आदमी का इसमें भला हो। हम बाबा नानक बुद्ध की सोच को मानने वाले हैं, सरबत का भला मांगने वाले हैं। तो उस सोच को ये लोग वे बच्चे आगे बढ़ाए, इनका हौसला बढ़ाने आए। लेकिन जब इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, आप खुद जानते हैं कि उसको धर्म में बांट दिया जाता है, हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है या अन्य धर्मों कि ये तो हमारे खिलाफ ही रहते हैं, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा है, अब समय बदल गया है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। अब जाति धर्म से आज से 600 साल पहले बाबा साहब ने जो जाति की बात कही है ना, तो गुरु ग्रंथ साहब जिनने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जाति दे के हाथ से पर मोरा हुआ तो मरिए चखिए। जो लोग जात को लेके चल रहे हैं वो जहर खा रहे हैं।
एक दिन खत्म हो जाएंगी। जाति को लेके जो चलेगा वो खत्म हो जाएगा। और धर्म क्या चीज है? धर्म इंसानियत सिखाता है। गुरु अर्जन देव जी ने धर्म के बारे में लिखा है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जब निर्मल कर्म। ये मनुष्य तो एक परमात्मा में भरोसा कर और अच्छे काम कर, फिर तेरा धर्म है। हिंदू सिख ईसाई मुसलमान कोई धर्म नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो कोई माने तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो आप कहाँ पंजाब के रहने वाले हैं या? पंजाब के रहने वाले हैं, गुरदासपुर के। अच्छा, गुरदासपुर के। जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने जीत दर्ज किया, अब बीजेपी का कहना है कि हम अब अगला हमारा पंजाब में नंबर है, तो क्या आपको लगता है? ऐसा है, पंजाब में बीजेपी इतनी जल्दी अपने पैर नहीं पसारेगी, लेकिन पंजाब में भी कुछ वकाऊ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, सच तो ये है कि जो बाबा नानक की सोच को मानेगा, बराबरता की सोच को मानेगा, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू सिख की राजनीति करती है। इसलिए ये आरएसएस जो है, ये हमारे देश का भला नहीं चाहती है, कुछ पूंजीपतियों का भला चाहती है, अडानी अंबानी का भला चाहती है। तो अच्छे लोग तो कभी इसको वोट नहीं देंगे। तो हम पंजाब से हैं, तो पंजाब में कम से कम 60% 70% लोग आम लोग हैं जो बराबरता की राह चाहते हैं। अब आम आदमी को 93 MLA दिया, पंजाब के लोगों ने दिया, तो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम नहीं है। जैसे जिनके घर में 4-4 लाख रुपया आ रहा है, उनका भी बिल माफ कर दिया हैं। लोग बिजली का बल्ब बजाते नहीं है, तो गरीब के तक, गरीब लोडबंद के तक जो सहूलत पहुंचनी चाहिए। जब ऐसा राजा बनेगा तो ये हमारा देश बढ़िया रहेगा। धन्यवाद जी। बिल्कुल, जब जो शासक है वो अगर अच्छा होगा तो वही देश तरक्की करेगा। आप लोग बात करेंगे? हाँ, आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या सोचकर आप लोग आए हैं छात्रों का? सर देखो, हम यही सोच कर आए हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा रही है, मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रही है, लेकिन उन्हें उस चीज़ का फल नहीं मिल रहा है। क्यों उन्हें नहीं मिलना चाहिए? मेहनत करने के बाद उसका फल मिलना सबका अधिकार होता है, सबका हक होता है। लेकिन जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरह के नए रूल्स चल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सबको सब कुछ मिल रहा है? अगर सबको मिल जाए, उसके हिसाब से मिल जाए, जैसे आप कैपेबल हो किसी चीज़ को लेकर, अगर उसी हिसाब से मिल जाए, तब भी किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम यही चीज सपोर्ट करने के लिए आए, क्योंकि वो सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि आप लोग अभिभावक हैं, आप लोगों के बच्चे होंगे, वो भी जिस तरह से तैयारी करते हैं, पढ़ाई बहुत मेहनत से आप लोग, क्योंकि बच्चों के साथ साथ आप लोग भी ये देखिए कि बच्चों को पढ़ाने में पेरेंट्स का कितना तो पैसा लग जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि बच्चा रात दिन मेहनत करके पढ़ता है, फिर उसका पेपर लीक हो जाता है, तो उस बच्चे से पूछो कि उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी। और मेरे हिसाब से तो ये जो है शिक्षा मंत्री जो है, उनको रिजाइन दे देना चाहिए, और रिजाइन नहीं देता तो मेरे हिसाब से उनको डूब के मर जाना चाहिए। अरे अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि तुम्हारे बच्चे होते, तुम मंत्री नहीं होते, आम पब्लिक होते, तो क्या करते? मुझे इसका जवाब दे दे जरा। तो इनको तो शर्म है नहीं, क्योंकि जवाब ही नहीं है, क्योंकि दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो बैठे हैं महलों में, उनको चिंता नहीं है, पब्लिक का पैसा लूट लूट के खा रहे हैं सारे ये। तो मेरे हिसाब से है कि हमें ये बच्चे जो हैं, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना। सही भी है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो वो फाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोटेस्ट है, और ये तभी खत्म होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, रात भर हम लोग यहाँ रहे और सुबह तक, और आज वर्ल्ड योगा डे है। प्रधानमंत्री जी को मैं आपके मीडिया के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि योगा डे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इन बच्चों के भविष्य के बढ़कर। आप के दिल्ली में होना बहुत जरूरी था, बच्चों के पास आते और धर्मेंद्र महावर का इस्तीफा देते बच्चों को। और ये जो छोटी मोटी पेपर नहीं है, आज जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, सुन
है, लेकिन जब बच्चे के पेपर लीक हो जाता है और जिसका बच्चा दुनिया से चला जाता है उस माँ बाप पे क्या बीतती है। ये वो कुर्सियों पे बैठे हुए नेता नहीं समझेंगे, ये हम माँ बाप समझेंगे। वर्ल्ड योगा डे इतना जरूरी नहीं था, दिल्ली में होना चाहिए था। मोदी जी को कलकत्ता में क्या करने गए? कलकत्ता से उनको यहाँ आना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें सौंपे, हम ये भी प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। ये पूरा सिस्टम ही गलत है, ये सिस्टम बदल के रहेंगे और बदल के रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मोदी जी के बच्चे होते ना तो पता चलता ना कि भी बच्चों का दुख कैसा होता है, पेरेंट्स कैसे एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो मोदी जी तो बे औलाद है, उनको तो पता ही नहीं है कि कैसे बच्चे पढ़ते आगे। तो मुझे तो ये कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है उनको खुद को शर्म आनी चाहिए, उनको रिजाइन दे देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री, अगर आप शिक्षा मंत्री हो, अगर एक साइड रख के देखो कि आप शिक्षा मंत्री नहीं होते, आम पब्लिक होते तो क्या करते? आपके दिल में कितनी पीड़ा होती जो बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। ये कौन सा कानून में लिखा है? तुम्हें तो शर्म नहीं आती? अरे थोड़ी सी भी जो शिक्षा मंत्री को थोड़ी सी भी शर्म बची है ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको शर्म नहीं है। जितने भी इनके मिनिस्टर है, किसी को भी एक डेलेबर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, सारे बेशर्म हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकते और उनको खाने को ना मिले, उनको पीने को, ये देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे तकलीफ में होंगे तो माँ बाप सड़कों पे उतर आएंगे, हम नहीं इनको मना करेंगे। अभी तो ये बहुत कम हो रहा है, पीसफुल हो रहा है, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ये मैं एक माँ हो के कह रही हूँ, बच्चे, मेरा बच्चा भी इधर ही है, रात भर यहाँ सोया भूखा प्यासा, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और बिना उसके लाइट भी नहीं थी, वॉशरूम तक नहीं था यहाँ पे, और बच्चे यहाँ रहे रात भर। कल पुलिस ने भी कोशिश की आप लोगों को हटाने की, हो सकता है आज भी ऐसी कोशिश? ये मैं आपके मीडिया, हाँ, आपके मीडिया के द्वारा। पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की है ना, तो पुलिस तो वही करेगी जो केंद्र सरकार बोलेगी। क्योंकि पुलिस वालों के बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे भी तो पढ़ने वाले होंगे, उनको तो क्या, उनको तो ड्यूटी करनी है। ऊपर से हाई कमान के यहाँ से आ जाता है कि इनको हटाओ, किसने वो हटाओ? हमारा बच्चा पढ़ लिख के यहाँ पे घूम रहा है और जो अमित शाह का बेटा जिसको बैट पकड़ना नहीं आता उसको चेयरमैन बना दिया, और नीतीश जी का बेटा बिहार में उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। उसने कोई नीट पास किया क्या? उसने कुछ पढ़ा क्या जो उसको बना दिया? नेताओं के बच्चे कुर्सियों पे और हमारे बच्चे कॉकरोच। काहे के कॉकरोच? ये कॉकरोच पार्टी, उन्होंने क्यों कहा हमारे बच्चों को कॉकरोच? अमित शाह का बेटा कॉकरोच, नीतीश का बेटा कॉकरोच, इन सब के बच्चे कॉकरोच। हमारे बच्चे हमारे दिल के हीरे हैं। उनको आपके मीडिया के द्वारा मोदी जी को बताना चाहती हूँ, मोदी जी ये कॉकरोच आपको खा जाएंगे एक दिन, ये सिस्टम खा जाएंगे कॉकरोच, जिनको आपने गाली दिया है। कॉकरोच आ जाते हैं ना, कितना तहलका जा देते हैं। ये कॉकरोच जो है ना, ये सारे देश के बच्चे हैं। ये मोदी जी को, बीजेपी वालों को, सबको ना ऐसी हालत कर देंगे। बच्चों के जितनी ताकत होती है ना, इतनी ताकत किसी के अंदर नहीं है। और जो माओ की बद्दुआएं है ना, ये जाएंगे अगली बार, क्योंकि सब परेशान है इनसे। एक हमारे जो बच्चे हैं, ये भी आम पब्लिक में हर इंसान परेशान है, ये जाएंगे। और आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? जो बच्चे रात भर यहाँ रहे, उनकी माँ सोई होंगी, जो बच्चे यहाँ भूखे प्यासे रहे, उनकी माँ ने खाना खाया होगा क्या? उन पे क्या बीतती होगी? और जिनके बच्चे मर रहे हैं, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा पला बना के, इतना पढ़ाई करके, मकान बेच के हम बच्चे को पढ़ाते हैं, नौकरी ना मिले, लेकिन जान से जा रहे हैं बच्चे। ऐसे तो नहीं करे ना। मेरा कहना ये है, मोदी जी अगर आपके अंदर ताकत है ना, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दें, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि अभी तुमने गुजरात में और इसमें क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी के वहाँ सब आग लगा दी पूरी ईवीएम मशीनों में। तो तुम तो पहले डरे बैठे हो, क्योंकि तुम ईवीएम में घोटाले की वजह से जीतते हो। तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि तुम बैलेट पेपर से जीत के दिखा दो।
तो आपने सुना लगातार जो प्रोटेस्टर हैं वो जो है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लगातार हम आपको जो बातें हैं वो इनकी वो सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए DB लाइव। सरकारी कलम है, अगर आएगा चुनाव का वक्त तो अल्लाह अकबर जय श्री राम लिख देगा।